नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाई, जो आपका केवीएस पीआरटी का पेपर है उसमें ईवीएस आएगी। तो आज हम क्विक रिवीजन कर लेंगे। वैसे तो काफ़ी पेज थे, मैंने इसमें जो मेन पेज हैं उनको कट किया है। तो एनसीईआरटी की ये बुक है हमारी 4th क्लास की ईवीएस की। एनसीईआरटी की 4th क्लास की ईवीएस की बुक है, इसको कंप्लीट करेंगे तो वीडियो लंबी भी रह सकती है। वैसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने क्या है क्रॉप कर लिए हैं या फिर उन्हीं को करवाया जाएगा। वैसे काफ़ी पेज बनते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 4th क्लास की ये बुक रहने वाली है। तो इनमें से ये जितने भी टॉपिक हैं तो हर टॉपिक के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं, लगभग इसमें 27 टॉपिक दे रखे थे, 27 चैप्टर हैं 4th क्लास की बुक के अंतर्गत एनसीईआरटी की में। तो इनमें से करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं बांस के पुल। या फिर काफ़ी बार आपसे पेपर में भी पूछता है कि भाई ये चीज़ कहाँ पर बनाई गई है, आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो बांस के पुल हैं इनसे बच्चे चढ़कर कहाँ पर जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कहाँ पर मिलते हैं, देखिए यहाँ पर पेपर में देगा, हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक क्या है पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर लेते हैं। ये कहाँ पर है, तो आपसे पेपर में ये पूछ सकता है। तो आपको मैंने बताया ये कहाँ पर है, असम में है। बांस के पुल अगर आपसे पूछे, आपसे अगर क्वेश्चन में ये दिया जाए कि बताइए कि भाई बच्चे बांस के पुल को पार करके स्कूल में जाते हैं, तो वे बांस का पुल जो है कहाँ पर बनाया जाता है, तो असम में बनाया जाता है। तो ये हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, असम में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अब बात करेंगे आगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख के बारे में इंपॉर्टेंट जानते हैं। इसमें इसने दे रखा है कि स्कूल पूछने के लिए हमें रोज नदी पार करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे आप, बच्चे यहाँ से क्या है नदी पार करके जा रहे हैं। ये यहाँ पे झूला लगा है, इससे नदी पार करके जा रहे हैं। तो खूब चौड़ी और गहरी नदी है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कस कर क्या है बंधी रहती है। ट्रॉली या फिर लकड़ी से बना जो झूला होता है, पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, हमको लद्दाख में देखने को मिलता है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताइए भाई जो झूला होता है, जो लकड़ी का बना होता है, तो उससे हम बैठ के क्या है नदी को पार करते हैं स्कूल में जाने के लिए। तो वो कहाँ पर पाया जाता है, तो वो लद्दाख में पाया जाता है। और असम में क्या पार करके जाना पड़ता था, पुल पार करके जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वहां पे बारिश क्या है ज्यादा होती थी। ठीक है, अब आते हैं वल्लम की। सबसे पहली बात तो वल्लम जो है, अब बात करेंगे केरल की। देखिए केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, जो वल्लम किसको बोलते हैं, लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, लकड़ी की जो बनी हुई छोटी नाव है, इसको पार करने के लिए बच्चे क्या है जाते हैं। ओ तो ये कहाँ पर होता है, केरल में। देखिए अब तक मैंने 3 चीजें बताई हैं, एक बताई है असम की, एक मैंने बताई है लद्दाख की, एक मैंने बताई है केरल की। असम में बच्चे कैसे जाते हैं, जो पुल है लकड़ी का बनाते हैं तो उसको पार करके जाते हैं, लकड़ी के पुल को पार करके स्कूल में जाते हैं। लद्दाख में क्या है, लकड़ी का झूला बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है नदी पार करके जाना पड़ता है। और केरल में क्या है, नाव के अंतर्गत जाते हैं और उस नाव को क्या बोला जाता है, वल्लम बोला जाता है। और वल्लम किसको बोलते हैं, लकड़ी की जो छोटी बनी नाव होती है उसको बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम पूरी वीडियो करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 4th की। तो काफ़ी बच्चों को ये भी हो सकता है कि भाई लंबी वीडियो रह सकती है, ठीक है, तो इसलिए पूरा देखेंगे। तो अब बात करेंगे राजस्थान की। देखिए यहाँ पे क्या है, ऊँट दिखाई दे गया होगा आपको, और राजस्थान के बारे में है ये। और यहाँ बच्चे भी दिख गए होंगे, इस ऊँट के पीछे जो बैलगाड़ी बनाई हुई है इसमें बैठकर जा रहे हैं। देखिए हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आता है। दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊँट गाड़ी में बैठकर क्या है स्कूल पहुँचते हैं। ठीक है, तो दिन में खूब तपती है भाई, और राजस्थान में क्या दिखता है, रेत ही रेत नजर आता है हमको। ठीक है, अब बात करते हैं बैलगाड़ी की। यहाँ पर देख रहे होगे आप, बैलगाड़ी सिंपल जो हम यूज करते हैं, ये यहाँ पर बैल देख रहे होंगे, ये गाड़ी देख रहे होंगे।
जिसको हम हरियाणा के अंतर्गत क्या है, बग्गी बोलते हैं। देखिए मैदानी इलाके में, देखिए हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। कई बार पूछेगा किस क्षेत्र में बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है स्कूल में जाने के लिए, तो मैदानी इलाके में किया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैदानी इलाके के अंतर्गत हम क्या है, बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब साइकिल की सवारी। देखिए अब साइकिल की सवारी यहाँ पर लड़कियां देख रहे हो। पहले क्या होता था कि आप देख पा रहे होगे कि हर गांव के अंतर्गत क्या है, स्कूल नहीं होते थे 12th क्लास तक। तो हमको क्या करना पड़ता था, हमको दूसरे गांव में क्या है, पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। ठीक है, तो दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। तो फिर क्या हुआ, देखिए लंबे रास्ते के लिए क्या हमने साइकिल का प्रयोग शुरू किया। और जब हम दूसरे गांव में जाते थे साइकिल पर, तो अकेले नहीं जाते थे हम, हमारी एक टोली होती थी और उस टोली के अंतर्गत 7 से लेकर 8 लड़कियां होती थी। तो ये मिलकर क्या है, साइकिल पर पढ़ने के लिए जाती थी। तो ये मैंने बता दी है वैसे स्टोरी। देखिए हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब क्या है 7 से 8 लड़कियों की क्या है, टोली होती है जो मुश्किल रास्तों से भी पार कर लेती है। कहने का मतलब क्या है, 7 से 8 बच्चे होते हैं या लड़कियां होती हैं इस टोली में, इससे इनको डर नहीं लगता है। और भाई जो खतरा होता है रास्ते में जो भी आता है, उससे भी ये क्या है, बिना डरे क्या है, अच्छी प्रकार से स्कूल में चली जाती हैं। तो पूछ सकता है जो साइकिल में हम पढ़ने के लिए दूसरी जगह जाते थे तो टोली में कितनी लड़कियां जाती थी, तो 7 से 8 लड़कियां जाती थी। ये आप जुगाड़ देख रहे होगे, इस जुगाड़ के बारे में भी पढ़ेंगे। ये बाइक है और बाइक के पीछे हमने क्या है, ये जुगाड़ लगा रखा है। तो इस जुगाड़ के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए हमारी गाड़ी का नाम क्या है, जुगाड़ है। यह फट फट करती हुई चलती है। आगे से देखो तो मोटर बाइक लगेगी, जो मैंने बताया आगे से देखने पर यह मोटर बाइक लगेगी, मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है। पर पीछे से क्या होता है, लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। पीछे क्या होगा, ये लकड़ी से फट्टों से बनी होगी और इसमें क्या है, बच्चे बैठे हुए हैं। इसको क्या बोला, जुगाड़। पेपर में पूछ भी सकता है। मान लीजिए पूछ लिया जाए आपसे कि जो जुगाड़ है वो पीछे से किस प्रकार की दिखाई देती है, या किस प्रकार की बनी होती है, या आगे से किस प्रकार की बनी होती है। आगे से तो ये बाइक होती है और पीछे से ये फट्टों की बना दी जाती है। ठीक है, लकड़ी के फट्टों की। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा। ठीक है भाई, आगे देखिए। आगे आगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बर्फ पर चलते हुए। तो बर्फ पर ये कहाँ है, उत्तर की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर बर्फ है। देखिए देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं, मीलों की फैली बर्फ पर चलकर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। आपसे पूछ सकता है कौन सी बर्फ में आपके पैर धंस जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ताजी बर्फ में क्या है, आपके पैर क्या है, धंस जाएंगे। अगर बर्फ जमी हुई है तो फिसल भी सकते हैं। अगर बर्फ क्या है, कठोर होगी या जम रखी होगी, तो आपको सिंपल ये तो पता ही होगा कि आपके क्या पैर फिसल जाएंगे। तो आपसे पूछ लिया जाए भी कौन सी बर्फ में क्या है, पैर धंस जाते हैं, तो ताजी बर्फ के अंतर्गत क्या है, आपके पैर धंस जाएंगे। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। जहाँ पर उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं, जहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे ये पत्थर का रास्ता है, कभी ऊपर है कभी नीचे है। तो ये कहाँ पर है, ये हमने उत्तराखंड में देखने को मिलता है। देखिए हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक क्या है, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्तों पर पार कर जाते हैं, क्योंकि इनका ये डेली का काम है। तो आपसे पूछ सकता है उबड़ खाबड़ रास्ता या पथरीला रास्ता जिससे बच्चे पार करके स्कूल में जाते हैं, कहाँ पर देखने को मिलता है, ये हमने उत्तराखंड में देखने को मिलता है। क्लियर भाई, समझ में आया? तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे कुछ जानवर की, देखिए, या फिर कुछ पक्षियों की कान के बारे में। देखिए कई यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे तो इन पक्षियों के आपको कान दिखाई नहीं दे रहे होंगे। देखिए यहाँ पे देखिए इनके आपको कान दिखाई नहीं देंगे। तो इनके बारे में बात करें। देखिए कान सुनने में मदद करते हैं, सभी को पता है। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं, कुछ के नहीं दिखते, ये भी ठीक है। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है किसके कान नहीं दिखते हैं, जानवर के, पक्षियों के, या किसके कान नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पे साफ बोला हुआ है कि हमको पक्षियों के कान क्या है, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। तो उनके सिर के देखिए यहाँ पे किसी के भी देख लीजिए, इनके सिर के दोनों तरफ, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है,
या फिर यहाँ पे भी आप देख पाओगे, उस तरफ भी देख पाओगे, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे, इस तरफ भी देख पा रहे होगे। तो जो इनका सिर होता है उसके दोनों तरफ हमने क्या है, छोटे छोटे छेद होते हैं और ये पंखों से ढके हुए होते हैं। ठीक है, ये पंखों से ढके हुए होते हैं। देखिए इस पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में देखिए, इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई प्रकार से बन जाते हैं। भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, किसके कान नहीं दिखाई देते हैं बाहर की तरफ? पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते हैं, हालांकि ये पक्षी नहीं है। ठीक है, तो वैसे हम बात कर रहे हैं, तो पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते हैं। तो पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते हैं तो वो कैसे होते हैं? उनके पक्षियों में क्या होता है, ये छोटे छोटे क्या है, हमको छेद देखने को मिलेंगे। और जो ये छेद होते हैं पक्षियों के, वे किससे ढके रहते हैं? जो इनके पंख होते हैं ना, इन पंखों से क्या है, ढके रहते हैं और इन छेदों की मदद से क्या है, ये सुन पाते हैं। समझे? देखिए यहाँ पे इसने बोल भी रखा है, छिपकली के भी छोटे छोटे छेद हैं जैसे कान दिखाई देंगे। यहाँ पे मैंने छिपकली के बारे में बताया था, तो छिपकली इसी प्रकार मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद हैं जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से हम क्या है, इनको भी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अभी तो हमने कुछ जानवरों की और पहचान की और उनके कानों से भी, अब कुछ जानवरों की उनकी खाल की पहचान करेंगे। अब उनकी खाल के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए डिजाइन अलग अलग प्रकार से बने हुए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, किसी की खाल इस प्रकार से है, किसी की खाल इस प्रकार से है, किसी की खाल इस प्रकार से है। हर जानवर पर क्या है, उसकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उस पर अलग अलग डिजाइन बने होते हैं। तो ये कह रहा है कि कोई भी हो, जैसे मान लीजिए टाइगर है, हिरण है, घोड़ा है, कोई भी है, मान के चलिए, अगर उनसे हम उनकी खाल को हटा दें तो सब एक जैसे दिखाई देंगे। किस प्रकार के? वाइट कलर के। तो कैसे दिखाई देंगे? वाइट कलर के दिखाई देंगे। तो सबसे पहली बात ये समझ में आई, कोई भी जानवर हो, अगर उनसे हम उनकी खाल हटा देंगे तो कैसे दिखाई देंगे? वह वाइट कलर के दिखाई देंगे। ठीक है, समझ में आया? अब बात आती है, देखिए सबके शरीर पे ना अलग अलग डिजाइन बना होता है। जैसे इस पे अलग डिजाइन बना हुआ है, इस पे अलग डिजाइन बना हुआ है, इस पे अलग डिजाइन बना हुआ है, इस पे अलग, हर जानवर के शरीर पे अलग अलग डिजाइन बना होता है। तो वो जो डिजाइन बना होता है वो किसके कारण बना होता है? वो डिजाइन उनकी त्वचा के कारण, जो स्किन या खाल होती है, जो उनकी खाल होती है ना शरीर के ऊपर, जो ये खाल होती है, उसके कारण क्या है, या उस खाल पे जो बाल होते हैं ना, उसके कारण बना रहता है। बाल, जो इनकी शरीर पर जो बाल होते हैं उनके कारण इन पे क्या है, ये डिजाइन बना रहता है। देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर जो बाल होते हैं उनके कारण होता है। मैंने बताया जो उनके शरीर पर बाल होते हैं, जो उनकी खाल पर जो बाल होते हैं, त्वचा पर जो बाल होते हैं, उनके कारण वे डिजाइन बने रहते हैं। ठीक है, देखिए जिनके बाल हट गए या हटा दिए गए हैं उनके कैसे हो गए, वे वाइट कलर के हो गए। मैंने बताया ना, तो वो सारे, अगर हम उनके बालों को हटा देंगे तो किस प्रकार के हो जाएंगे? वो सफेद कलर के हो जाएंगे, वाइट कलर के हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर हाथी मिल जाए तो क्या तुम्हें उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी? क्या तुम जानते हो कि हाथी की खाल पर बड़ी बाल होते हैं? कई बार आपसे पूछ लिया जाए, क्या हाथी की खाल पर बाल होते हैं? हाँ, हाथी की खाल पर भी क्या है, बाल होते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे भाई, वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कुछ अंडा देने वाले जानवरों के बारे में या पक्षियों के बारे में, कौन अंडा देता है या कौन नहीं देता है, उन सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडा और बच्चे देने वाले दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या बोला, जानवर के नामों पर, देखिए जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात समझ में आई। कई बार आपसे पेपर में पूछेगा, भाई जो जानवर बच्चे देते हैं उनकी क्या पहचान है? सबसे पहली पहचान तो क्या बताई, उनके कान क्या है, बाहर की तरफ दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने बताया, उनके कान किस तरफ दिखाई देंगे, बाहर की तरफ दिखाई देंगे। और दूसरा, उनके शरीर पर क्या है, बाल भी होंगे, उनके शरीर पर बाल भी होंगे। और तीसरा, वो फिर क्या है, बच्चे देते हैं। ठीक है, तो ये पहचान रखना, उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं, जिनके कान क्या है, बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। ठीक है, वे अंडे देते हैं। आपसे पूछ सकता है, भाई
जिनके शरीर पर क्या है, जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, क्या उनके शरीर पर बाल होते हैं? नहीं होते हैं। वे बच्चे देते हैं या अंडे देते हैं? अंडे। तो जिनके कान बाहर देखिए, मनुष्य के कान कहाँ दिखाई देते हैं? बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। तो मनुष्य के शरीर पर बाल भी होते हैं और मनुष्य बच्चा देता है। सिंपल सी बात बताई मैंने, ठीक है। अब ये कुत्ता है, कुत्ते में आप साफ देख रहे होगे कि कुत्ते में क्या है, देखिए इसके कान बाहर दिखाई दे रहे हैं, तो इसके शरीर पर बाल भी हैं। तो ये अंडा दे रहा है या बच्चे दे रहे हैं? देखिए यहाँ पे देख भी रहे होंगे, बच्चे दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या है, बच्चे दे रखे हैं। तो इस प्रकार से क्या है, आप यहाँ से, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये हो गया। अब नंदू हाथी के बारे में जानेंगे। हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है भाई, इसके बारे में जानेंगे। भाई नंदू हाथी है, इसकी कहानी सुनो। सबसे पहली बात तो ये हाथी है, और देखिए चलो इससे ही पढ़ाते हैं। देखिए, नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई और फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओ, ये तो अम्मा है, जिससे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था। तो जो भूरा स्लेटी समझ रहा था वो कौन थी? उसकी अम्मा थी। वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थे, ठीक है। उसके परिवार के जो साथी थे उसके पैर और क्या है, सूंड थे। अब क्या है, सूरज आसमान में चमक रहा था। उसकी गर्मी अब तेज होने लगी थी। नानी माँ जोर से चिंगाड़ी, वे इस झुंड में सबसे बड़ी है। तो झुंड में सबसे बड़ी उसकी नानी है। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी एथेनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा, तो वे सब भी उनके पीछे पीछे चल दी और नंदू भी चल दिया, ठीक है। अब बात देखिए, आगे चलो डिटेल से फिर बताऊंगा। यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए जंगल पहुंचते ही यह झुंड बिखर गया। वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने लगे। सबसे पहली बात तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बनता है। वैसे एक क्वेश्चन तो ऊपर बन चुका है, एक क्वेश्चन क्या बन चुका है, सबसे बड़ा झुंड में जो कौन होता है, या झुंड का जो हेड होता है, हाथी के जो झुंड का हेड होता है वह कौन होता है? वह सबसे ओल्ड एज की क्या है, अथीनी होती है। सबसे ओल्ड एज की अथीनी होती है, उसमें कोई भी हुआ, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो। आपसे पूछा जाए हाथियों का जो हेड होता है तो वह कौन होता है, तो जो सबसे ज्यादा उम्र की बड़ी हथेनी होगी वह हाथियों की हेड होगी। उससे हमको ये पता चला। दूसरा, इस पेज से हमको ये पता चला जो हाथी हैं वो क्या खाते हैं, पत्तों और झाड़ियों के क्या है, पत्ते खाते हैं या झाड़ियां खाते हैं, ठीक है। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हथिनियां नदी के किनारे मिट्टी में लेट गई। तो इससे क्या पता चलता है, जो कीचड़ हो गया उसमें इनको खेलना पसंद है। देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सभी क्या है, हाथियों का झुंड है। और ये किस चीज में जाते हैं, ये झुंड में जाते हैं। किस में जाते हैं, ये झुंड में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा जाता है। पेपर में पूछ सकता है एक दिन में एक हाथी कितनी पत्ते या झाड़ियां खाता है, तो 100 किलोग्राम खाता है। 100 केजी झाड़ियां खाता है या पत्ते खाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है। हाथी सबसे कम सोता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है, ठीक है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है, ये मैंने बता दिया। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। इससे उसके शरीर को क्या है, ठंडक मिलती है, क्योंकि कीचड़ में खेलेगा तो वो मिट्टी जो है उसके शरीर पर लगेगी, तो उसके शरीर पर लगेगी तक क्या है, वो ठंडक बनी रहेगी। वैसे जो उसके हाथी के कान आपने देखे होंगे, देखिए यहाँ पे इस कोने में आप देखिए, यहाँ पे बड़े बड़े कान होते हैं। तो जो हाथी के कान होते हैं, कान भी क्या है, पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर क्या है, हाथी अपने कान हिलाकर क्या है, हवा करता है, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते थे, वो मैंने करवाया। देखिए यहाँ पे इस पानी के अंतर्गत क्या है, हाथी मौज मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं और आपस में, ठीक है। तो ये भी देख लिया, समझे। अब देखिए आगे, आगे क्या है कि नंदू ने अपने साथियों के एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर न गिर जाए। वह उनके पास नहीं गया और धीरे धीरे अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चला गया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया था। उसके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा।
तो जो फव्वारा था वो आपके ये घर वाला बाथरूम वाला फव्वारा तो था नहीं, जो हाथी का सूंड होता है, देखिए यही बताना चाह रहा था, जो हाथी का सूंड होता है इसके अंतर्गत क्या है, हाथी पानी भर लेता है और फिर इसको छोड़ता है, तो यह एक प्रकार से क्या है, फुहारे का काम करता है। ठीक है, तो पूछ सकता है ये भी, तो फुहारे का जो फुहारा होता है उसका काम करता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए जंगल में पहुंचते ही नंदू भूत क्या है, थक चुका था। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। तो कई बार पूछ सकता है जो छोटा बच्चा होता है वह कहाँ पर सोता है, तो जो अथिनी होती है उसके पैरों के बीच में क्या है, सो जाता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे यहाँ से, एक ऊपर बना था, अब यहाँ से देखा। देखिए नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। तो मैंने बताया था जो ये थे क्या है, झुंड में रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल अथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हाथियों का झुंड होता है उसके अंतर्गत कौन कौन रहते हैं। आपसे पूछेगा हाथी के झुंड में हाथी, हथिनियाँ, बच्चे कौन रहते हैं। तो हाथी का जो झुंड होता है उसमें हाथी नहीं रहते हैं, हथिनियाँ और ओनली बच्चे होते हैं। और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की क्या है, नेता होती है या हेड होती है, ये मैं बता चुका हूँ। जिसकी सबसे बड़ी उम्र होगी हथिनी की वो सबसे बड़ी क्या है, हेड मानी जाएगी। और एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ होती हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं, इनको मिलाकर टोटल मिलाकर 10 से 12 होते हैं। और अगर हाथी की बात करें, हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है हाथी एक झुंड में कितने साल तक रहता है, तो 14 से लेकर 15 साल तक क्या है, एक झुंड में रहते हैं। और एक झुंड के अंतर्गत 10 से 12 ही क्या है, हथिनियाँ या फिर बच्चे रहते हैं। ठीक है, और जब 14 से 15 साल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो झुंड को छोड़ के चले जाएंगे और फिर वह क्या है, अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वह भी अपना झुंड छोड़ देगा और वह अकेले रह जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ तक हाथी के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया और आप हाथी के बारे में समझ भी गए होंगे। अब कुछ और अलग अलग बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये क्या है, सांप है, और सांप बता रहा है कि यह पिटारी ही अब मेरा घर है। मतलब कि जो पिटारा होता है सांप, उसी में उसको ही क्या है, रोक दिया जाता है और उसको घर मानने लग जाता है। जैसे इसको भी देख रहे हो आगे आप, ये इसका हम प्रयोग किस चीज़ में करते हैं, ये भी आपको पता चल गया होगा। जो खेल कूद करते हैं सर्कस के अंतर्गत करते हैं। घोड़े को हम क्या बोलते हैं, दौड़ लगाओ, रनिंग लगाओ। तो दौड़, मेरी दौड़ देखो, मेरे, देखिए इसने क्या बोला, तुमने मेरी दौड़ तो देखी, मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। आपको पता है ना, जो घोड़ा होता है तो उसके जो नीचे वाले पैर होते हैं ना, तो उसके नीचे वाले पैर को नाल, नाल जो बोला ना, नाल को बोलते हैं। एक एक प्रकार से ये बोल सकता हूँ लोह की या फिर स्टील की, ठीक है, नीचे परत लगा दी जाती है और जो पेच होते हैं उनसे गाड़ दी जाती है, जिससे इसके पैर ना घिसे भागने में। तो इसलिए कई बार पूछ सकता है कि किसके पैर के नीचे नाल ठोकते हैं, तो घोड़े के पैर के नीचे नाल ठोकते हैं। यहाँ पे बंदर देख रहे होंगे, नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई। ठीक है, तो इस प्रकार से बंदर भी देख रहेंगे। बिल्ली को हम क्या बोलकर बोलते हैं, म्याऊं म्याऊं कहकर बुलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कबूतर को क्या है, गुटर गुटर गुज से हम क्या है जानते हैं। ये इनके सबके जानने के अलग अलग हैं। ये हमने हाथी देख लिया था। तो यहाँ पर बोल रहा है हाथी के कितने पैर हैं, जो ये है ये तो हाथी का सूंड है। तो हाथी के पैर कितने हुए, तो हाथी के पैर कितने हैं, 4 ही हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो हाथी के पैर कितने हैं, 4। देखिए हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की, अपने साथियों की क्या है, मदद करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का क्या है, साथ देते हैं। समझ गए। तो इस प्रकार से आपसे ये भी पूछ सकता है क्या परेशानी आने से वे मदद करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब बात करेंगे अमरता की कहानी। अमरता बिश्नोई, आपने पेड़ पौधों की कहानी सुनी होगी, इसके बारे में पूरी डिटेल से मैं क्या है आपको बताऊंगा, जैसे हाथी का और इनके बारे में बताया मैंने। ठीक है, देखिए अमरता की कहानी लगभग काफ़ी पुरानी है, लगभग 300 साल पुरानी है। वहाँ पर क्या होता था, एक राजा था, और चलिए इसके थ्रू ही बताता हूँ। अमरता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। ये भी पूछ सकता है ये जगह कहाँ पर है, राजस्थान में पड़ती है। जोधपुर के पास एक गांव है जिसका खेजड़ली नाम है, वहाँ पर रहने वाली थी। ठीक है, या वहाँ पर रहती थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा,
क्यों? क्योंकि उसके गांव में जो खेजड़ी के बहुत पेड़ होते थे, खेजड़ी के जो पेड़ हैं बहुत ज़्यादा होते थे या फिर अधिकता इन्हीं की पाई जाती थी, इसलिए उसके गांव का नाम भी क्या है, इसके पेड़ों पर रख दिया। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और आदि जानवर घूमते रहते थे। ठीक है, गांव वालों को बुजुर्गों की कहीं बात भी याद रहती थी। और इसी प्रकार से अब क्या है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पर बड़ी अच्छे से सारे पशु, जानवर, बच्चे सभी खेल रहे हैं और बिल्कुल हरा भरा है। उसी के बारे में क्या है, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। ऊपर सबसे पहले अब तक मैंने क्वेश्चन बताया है, अमृता कहाँ की थी? खेजड़ली गांव की थी। वो कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और खेजड़ली का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पर जो अधिकता पाई जाती है, खेजड़ी पेड़ों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, ये मैंने बताया। देखिए अमृता क्या है, जो पेड़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ठीक है, देखिए समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े थे। यहाँ पे देख रहे होंगे ये कुछ अनजान लोग क्या है, कुल्हाड़ी लेकर खड़े हुए थे। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी हैं। ठीक है, ये राजा हो गया। राजा ने अपने आदमी भेजे हैं। क्यों भेजे हैं? इसने बोला है कि पेड़ कट काट के लाओ लकड़ी के लिए। ठीक है, राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे और लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ? यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। क्यों? क्योंकि अमृता तो भाई पेड़ों से प्यार करती थी। ये रही, देखो ये इसमें फोटो में देखो ये अमृता पेड़ों से प्यार करती थी। अमृता ने क्या किया, जैसे वो काटने के लिए आए तो अमृता क्या है, पेड़ों से लिपट गई। तो उन्होंने बोला भाई पेड़ कट करने से पहले आपको मेरे को मारना पड़ेगा। तो उन्होंने, राजा के आदमियों ने काफ़ी धमकाया तो वो नहीं मानी। तो देखिए उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा। तो लास्ट में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे देख रहे होगे, तो उन्होंने अमृता को कुल्हाड़ी मारी। तो भाई अब आदमी को कुल्हाड़ी लगेगी तो खून आएंगे, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियां और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। कहने का मतलब क्या है, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे होगे, तो इसी प्रकार अमृता को देखा। तो अमृता को देखने के बाद गांव में जो 300 लोग थे, तो उन लोगों ने भी हर पेड़ पर क्या है भाई अपने लिपट गए और पेड़ों को बचाने के लिए। पर राजा के जो आदमी थे वो नहीं माने, तो उन्होंने क्या है उन सभी को मार दिया। तो लगभग ये बोल सकते हैं 300 लोग क्या है मारे गए या पेड़ों से लिपट कर जान दे दी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भाई ये मरे पड़े हैं और इन्होंने मार दिया। और सब कैसे गांव के लोग क्या है हर पेड़ों से लिपटे हुए हैं। ठीक है, तो इन सभी ने जान दे दी। ये किसके कहने पे दी थी? राजा के कहने पर दी थी, क्योंकि राजा को लकड़ी चाहिए थी। और ये कहाँ की बात चल रही है? ये जोधपुर में खिजड़ली गांव की बात चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने जान दे दी। अब बात करते हैं आगे। देखिए राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। ऐसे जब लोग मर गए तो राजा को बहुत गहरा असर पड़ा। तो उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी भी पेड़ नहीं कटेगा और न ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग, जो बिश्नोई, जो वहाँ के लोग थे, उनको क्या बोला जाता है? बिश्नोई बोला जाता है। कई बार पूछ सकता है बिश्नोई किन या कहाँ के लोगों को बोला जाता है। ठीक है, तो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। तो आपसे पूछेगा बिश्नोई जो लोग हैं वो क्या करते हैं? वो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। ठीक है, ये किसने वचन दिया? उस समय जब काफ़ी लोग मर गए थे तो राजा ने देखा तो उसका असर पड़ा, तब उसने वचन दिया था। तो राजस्थान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के क्या है इधर उधर घूम सकते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं खेजड़ी, यह पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तभी तो राजस्थान में पाया जाता है, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की जो छाल होती है वो दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। काफ़ी बार आपसे पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा बताइए इनमें से कौन सी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। तो खेजड़ी जो लकड़ी है इसको कीड़ा नहीं लगता है और ये रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। ठीक है, इस पेड़ की जो फलियां होती हैं उनकी सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेल सकते हैं। ये तो बेसिक बात है, जो पॉइंट था। ये रेगिस्तान में उगता है। दूसरा, इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। तीसरा, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है।
चौथा, इसकी जो लकड़ी होती है मेन इंपॉर्टेंट, इसको क्या है, कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, मेरा नाम अनीता है और मैं मुजफ्फरनगर जिले के बोचाहा गांव में रहती हूं, जो बिहार में है। मेरे घर में माता पिता और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूं और स्कूल के बीच पढ़ती हूं। मैं मधुमक्खी पालन का कार्य करती हूं या काम करती हूं। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं है। जब मैं छोटी थी, बकरियां चराती थी, मेरा भी स्कूल हो जाने का मन करता था। ठीक है, ये बात छोड़िए। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह सच्ची घटना है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा, जिसको गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं। ठीक है, इसके बारे में हम कहानी के बारे में सुनेंगे या पढ़ेंगे। देखिए, एक दिन मैंने स्कूल के अंदर जाकर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माता पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरी माँ की एक मेरे गांव की एक टीचर ने माता पिता को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है, और उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक पढ़ाई पर कोई भी खर्च नहीं आता है। पेपर में पूछ सकता है कौन सी क्लास तक क्या है, फीस नहीं लगती है। तो यहाँ पर बताया हुआ है, ये इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, जो पॉइंट है ना, इम्पोर्टेंट ही बताऊँगा। तो देखिए, यहाँ पे बताया हुआ है कि जो 8th क्लास होती है, फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक क्या है, कोई भी खर्च नहीं लगता है। नो इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, तो कोई खर्च नहीं लगता है पढ़ने के लिए। समझ में आया। तो ये इस स्टोरी से यही बताना था। अब बात आती है आगे। हर बच्चे का हक है कि भाई वो 8वीं कक्षा तक तो फ्री में पढ़े। ठीक है, कम से कम। और यहाँ पे RTE, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के तहत यहाँ पे साफ बोला हुआ है कि 6 साल से लेकर 14 साल के सभी बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है या शिक्षा का अधिकार है। तो आपसे पूछ सकता है किस में बोला हुआ है, RT एक्ट या राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम है 2009 वाला, इसमें बोला हुआ है 6 साल से लेकर 14 साल तक जितने भी बच्चे हैं उनको क्या है, फ्री शिक्षा का देने का अनिवार्य है। और कौन सी क्लास तक है, 8th क्लास तक। ठीक है, 8th क्लास तक क्या है, फ्री शिक्षा देने का बोला हुआ है। ठीक है, समझ में आएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात फिर वापस अपनी लेके आते हैं, जो मधुमक्खी के बारे में हमने शुरू की थी, जो कि वो पटना की थी। पटना के बारे में बताया था ना मैंने, मधुमक्खी पालन पटना का वहाँ शुरू किया था। देखिए, हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। ठीक है, और लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। यहाँ से देखिए अपनी स्टोरी क्या है, कनेक्ट होती आएगी। जो भी इलाका, कोई भी इलाका हो भाई, जो लीची के पेड़ हैं, और लीची के पेड़ क्या काम आते हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना, उनको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लुभाती हैं। इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। तो हम मधुमक्खियों को क्यों पालते हैं, क्योंकि उनसे हमको क्या है, शहद बनाते हैं। ठीक है, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के लिए एक सरकारी कोर्स में भाग ले लिया। और कोर्स में भाग लेने वालों को, मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेनिंग में पता चला कि मुझे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। आपसे पेपर में पूछेगा किस समय मधुमक्खी पालन के लिए अच्छा होता है, जिस समय वे अंडे देंगे, क्योंकि तभी तो जो हमारा माल है वो ज़्यादा होगा। तो वो समय कौन सा होता है अंडे देने का, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होता है। तो इसीलिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय भी क्या है, अक्टूबर से दिसंबर तक है माना जाता है। इसमें हम स्टार्ट कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय मधुमक्खियाँ अंडे देंगी। तो यहाँ पे देखिए कई क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन ये आया है कि मधुमक्खी पालन मैंने बताया था पीछे ऊपर सबसे पहले। फिर मैंने बताया जो लीची के पेड़ होते हैं ये मधुमक्खियों को लुभाते हैं। ठीक है, और मधुमक्खियाँ किसके लिए काम आती हैं, उनको पालने के लिए हम शहद बनाने का काम करते हैं। ठीक है, और जो मधुमक्खी का जो अंडे देने का समय है वो अक्टूबर से दिसंबर का समय होता है। और जिस समय वे अंडे देती हैं उस समय क्या है, मधुमक्खी जो पालन है उसको शुरू करना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक।
तो करीब ये बात मैंने आपको बताया और इसके अंतर्गत भी क्या है मैंने बताने की कोशिश करी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए देख रहे होंगे कितने ये मधुमक्खी पालने, देखिए इस प्रकार के, देखिए इसमें देखिए ये बॉक्स है, ये किसका है, मधुमक्खी पालन बॉक्स है। देखिए यहाँ पे ये इसमें देखिए ध्यान से मैं इसमें दिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने तो देख भी रखे होंगे, ये बॉक्स ये मधुमक्खी पालन वाले बॉक्स है। ऊपर ये हैं इनके, इसके अंदर क्या है मधुमक्खी मिलेंगी और इनमें क्या है इस प्रकार से लास्ट में जाकर जब हम निकालेंगे, देखिए इस प्रकार से इस प्रकार से इनमें ये मधुमक्खियाँ क्या है जो फूलों से रस चूस के लेके आती हैं, इनमें छोड़ेंगे और बाद में फिर हम इनको साफ करके इनमें से क्या है शहद निकाल लेंगे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस रहता है, समझ में आया। ठीक है, और कौन सा बढ़िया बताया मैंने, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक क्या है इनका अंडे देने का समय होता है। क्लियर भाई। देखिए ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जब भी मधुमक्खी, देखिए मधुमक्खियों ने मुझे काटा, मधुमक्खी के काटने पर क्या होगा भाई सूजन आ जाएगी, तो हाथ और सूज जाते हैं, जहाँ पे भी मधुमक्खी कट करेगी तो उसमें क्या है सूजन आ जाती है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। अब बात देखिए यहाँ से, लीची के जो फूल हैं फरवरी में खिलते हैं, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, समझ में आया। और लगभग देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मुझे हर बक्से से, जो मैंने आपको बक्से दिखाए थे जो मधुमक्खी पालन था, मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिला। तो आपसे पूछ सकता है लगभग एक बक्से से कितने किलो शहद मिल सकता है, तो आप बता सकते हो 12 किलो शहद मिल सकता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। मुझे हर बक्से से कितने किलो शहद मिला, 12 किलो शहद मेरे को मिला। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे। देखिए जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है। तो आपसे पूछ सकते हैं मधुमक्खियों के लिए किसका घोल तैयार किया जाता है, तो चीनी का घोल क्या है तैयार किया जाता है। ठीक है, तो हर पॉइंट क्या है, ये नहीं है कि वैसे ही है, हर पॉइंट अच्छे हैं और हर इनको किसी भी प्रकार से घुमा कर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं, जो कि अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इम्पोर्टेंट जो अब बताऊँगा। देखिए हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, जो भी हमने छत्ता बताया उसके अंतर्गत एक रानी मक्खी होती है जो क्या करती है अंडे देती है। रानी मक्खी अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। देखिए कई प्रकार की 3 मक्खियाँ बता चुका हूँ। एक मैंने बताई रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ठीक है, हर छत्ते में। एक मैंने बताई नर मक्खी होती है, एक मैंने बताई काम करने वाली मक्खी होती है। ठीक है, अब इनके बारे में सुनना ध्यान से। देखिए शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। कौन ढूंढती हैं, जो काम करने वाली मक्खी होती हैं ना, यही क्या है जो फूलों पे जाकर शहद लेके आती हैं, ढूंढती हैं, क्योंकि वे ही काम करती हैं जो छत्ते का है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। मान लीजिए जब कभी भी किसी मक्खी को रस मिल जाएगा तो वे क्या करके कैसे अपने और साथियों को बुलाएंगी, आपसे पूछ सकता है कैसे वे और अपने साथियों को बुलाती हैं, भाई सुगंध के द्वारा या डांस करके द्वारा। तो मक्खी कैसे बुलाती हैं अपने और साथियों को, जब उनको शहद मिल जाता है तो डांस करके, नाच कर क्या है, और मक्खियों को, उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है। ठीक है भाई, समझ में आया। और एक छत्ते में 3 प्रकार की मैंने मक्खियां बताई, रानी मक्खी अंडे देती है, नर मक्खी और काम करने वाली मक्खी। ठीक है, इनके बारे में धीरे धीरे सारी स्टोरी बताऊंगा। वे रस से क्या है शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। किनका, जो काम करने वाली मक्खी होती हैं, वो क्योंकि काम तो वही करती हैं तो छत्ता भी क्या है वही बनाएंगी। ये बना रखा देख सकते हैं। और बच्चों को पालना भी इन्हीं का काम होता है, काम करने वालों का। ये न हो तो न छत्ता बनेगा और न ही शहद इकट्ठा होगा। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी क्या करती है, नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है। आपसे पूछ सकते हैं कि नर मक्खी क्या है, क्या करती है। नर मक्खी क्या है, जो छत्ता होता है उसके लिए कोई भी क्या है इफेक्टिव कार्य नहीं करती है या कोई खास काम नहीं करती है। ठीक है, समझे। और मक्खियाँ किस प्रकार से रहती हैं,
मिलजुल कर रहती हैं। देखिए मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। आपसे पेपर में पूछ सकता है और कौन से हैं ऐसे जो मिलजुल कर रहते हैं। तो मधुमक्खी भी किस में रहती हैं, मिलजुल कर रहती हैं, क्योंकि छत्ता होता है, छत्ते में काफ़ी मधुमक्खियाँ होती हैं, तो सिंपल सी बात है मिलजुल कर रहती हैं। और सभी ने काम बांटा हुआ है, क्योंकि 3 क्या बताइए, सभी का अलग अलग काम था। देखिए रानी चींटियां भी क्या करती हैं, अंडे देती हैं। सिपाही चींटी क्या करती है, बिल का ध्यान रखता है। अब चींटियों के बारे में देखिए, इसमें भी अलग अलग है। इसमें एक तो रानी चींटी है, रानी चींटी क्या करेगी, अंडे देगी। सिपाही जो चींटी है वो क्या करेगी, बिल का जो बिल होता है उनका, उसका ध्यान रखेगी। और काम करने वाली चींटियां क्या करेगी, भोजन ढूंढ कर क्या है, बिल तक लेके आती हैं। ठीक है। और इनकी तरह ही सेम जो दीमक होता है और ततैये होते हैं, वे भी इसी तरह क्या है, समूह में रहते हैं या काम करते हैं। समझ में आया, इनकी तरह ही सेम। अब देखिए आगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बाहर आसमान सतरंगी रंग का दिखाई दे रहा है। आसमान जो है सतरंगी, देखिए यहाँ पे इसमें देखिए बाहर आसमान सतरंगी रंग का दिखाई दे रहा है। सूरज जो डूब रहा है, तो आपसे पूछ सकता है जब सूरज डूबता है उस समय आसमान किस प्रकार का दिखाई देता है, सतरंगी रंग का। तो यहाँ पे उसने बोला है सूरज जो डूब रहा है उस समय आसमान सतरंगी रंग का दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अब जो ट्रैवल वाला आपसे पूछा था, अब उसके बारे में जानेंगे। देखिए हम अभी अभी वलसाड स्टेशन से निकले हैं, वहाँ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी। स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों का बहुत शोर था, चाय गरम चाय गरम। ठीक है, वलसाड स्टेशन की बात हो रही है। अब बात आती है, एक तरफ से आवाज़ आ रही थी कि बटाटा वड़ा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। तो आपसे पूछ सकता है कि वलसाड स्टेशन पर क्या क्या खाना मिलता है या भोजन मिलता है। तो बटाटा वड़ा मिलता है हमको, पूरी साग मिलती है, और दूध या ठंडा दूध तो ये तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या है, ये खाना मिलता है। आगे बोल भी रखे हैं, केले और चिक्कू भी हमने क्या है, खरीद लिए हैं, तो वहाँ पर केले और चिक्कू भी मिलते हैं। तो ये पूछ सकता है इस स्टेशन के बारे में, समझे। तो इस प्रकार से बता रहा हूँ। देखिए आगे देखते हैं। मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली है, वे सुनील और ये हैं। ठीक है, अपनी दादी के घर में कोझिकोड जा रहे हैं। ठीक है, सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी हैं। ठीक है भाई, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। ऊपर मैंने वलसाड के बारे में बताया, अहमदाबाद का जिक्र आया था उसके बारे में बताया, गांधीधाम। तो गांधीधाम हुआ, अहमदाबाद हुआ, वलसाड हुआ, ये तीनों कहाँ पर हैं, ये गुजरात के अंतर्गत हैं। ये कहाँ पर हैं, गुजरात के अंतर्गत है। अभी मैंने जस्ट कोझिकोड का जिक्र किया, कोझिकोड कहाँ पर है, ये केरल में है। कोझिकोड कहाँ पर है, केरल में है। समझ में आया। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि कोझिकोड अभी मैंने बताया था। देखिए ये रहा, मैंने अपनी दादी से बात की, घर कोझिकोड जा रहे हैं। ठीक है, वे अपनी दादी के घर जा रहे हैं कोझिकोड, और कोझिकोड कहाँ पर है, केरल में है। और ये आए कहाँ से हैं, गुजरात से आए हैं, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, वलसाड स्टेशन से किया था। ठीक है, वलसाड स्टेशन पर क्या क्या खाना मिला था उसके बारे में भी मैंने आप सभी को क्या है, बताया था। ठीक है, समझे। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपसे पूछ भी सकता है कि बताइए जो रेलवे, देखिए रेलवे स्टेशन पर जो टिकट काउंटर, वह ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने के तरीके कई हो सकते हैं। एक तो ये साइट है indianrailway.government.in पर, या फिर /CRISM, या फिर /home.sim, इन सभी का साइटों का भी क्या हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। नेक्स्ट रात क्या हुआ, बार हमने क्या देखा, बार प्लेटफॉर्म पर, देखिए बार प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव। क्या लिखा हुआ था, मडगांव। और अप्पा ने बताया कि हम गोवा राज्य में हैं। कहने का मतलब क्या है, जो मडगांव है ये कहाँ पर है, गोवा में। अब वो सफ़र करते करते कहाँ पर आ गए हैं, मडगांव आ गए हैं। और मडगांव कहाँ पर है, गोवा के अंतर्गत है। कहाँ पर है, गोवा के अंतर्गत है। समझे। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि मडगांव कहाँ पर है। फिर देखिए ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर का नज़ारा देखने लायक था, चारों तरफ हरियाली है, मैदानों की लाल मिट्टी है। कई बार पूछ सकता है वहाँ पर मैदानों की किस प्रकार की मिट्टी थी, तो लाल मिट्टी थी। किस प्रकार की मिट्टी थी, लाल मिट्टी थी। समझे। तो इस प्रकार से देखिए छोटे छोटे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। आगे तो इसी प्रकार से कुछ लोग रेलवे फाटक पर तभी उतर जाते हैं। ठीक है, मैं खिड़की के पास आंखें बंद करिए बैठी थी, अचानक ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई, खट 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 आने लगी। ठीक है,
तो सॉरी, खड़ 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 आने लगी। मैंने आंखें खोली, अंदाजा लगाओ मैंने क्या देखा। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल से जा रही थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, जब क्या है खड़ खड़ की आवाज आने लगे तो कब आने लगती है? जब जो नदी के ऊपर पुल बना होता है, नदी के ऊपर पुल बना होता है, तब ट्रेन उसके ऊपर से जा रही होगी। तो जो ट्रेन की आवाज है वो बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, और किस प्रकार की आने लगेगी? खड़ 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 की आवाज क्या है? आने लगेगी। ठीक है। पुल पर जाती हुए ट्रेन के पहियों की आवाज़ भी कितनी अलग होती है। मैंने खिड़की से नीचे झाँका तो मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि पटड़ी के नीचे ज़मीन नहीं थी, केवल पानी था। देखिए सिंपल सा यहाँ पे मैंने दिखाया भी है। देखिए ये रहा, ये क्या है? ट्रेन वाला पुल है। ठीक है। तो इस पुल से जब ये जा रही थी तो किस प्रकार की आवाज़ आ रही थी? खड़ 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 की आवाज़ आ रही थी। तो आपसे पूछ सकता है ट्रेन की आवाज़ बदल जाती है या नहीं बदलती? बदल जाती है। जब वह पुल से जाएगी तो उसकी आवाज़ खड़खड़ की आने लग जाएगी। तो इस प्रकार से हर पॉइंट क्या है? अलग अलग है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम, इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे सुरंग के बारे में। तो इन सुरंगों के बारे में भी पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो इन सुरंगों से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां, देखिए अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया और थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी, पर बाहर बिल्कुल अंधेरा था। किसी ने बताया हम सुरंग में हैं। तो हम जैसे ही सुरंग में एंटर करेंगे तो एक सिंपल सी बात है, अंधेरा हो जाएगा। पहाड़ को काट कर क्या है? सुरंग बनाई गई है। आपसे पूछ सकता है सुरंग कैसे बनाई गई है? तो जो पहाड़ है उनको कट करके हमने सुरंग बनाया है। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और बाहर हरियाली थी। ठीक है। अब देखो, अब डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पर। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें हैं। आपसे पूछ सकता है क्योंकि हमने सफ़र कहाँ से देखा? गोवा से लेकर केरल तक का जो रास्ता था, इसमें टोटल कितनी सुरंग बताई मैंने? 92 सुरंग बताई और 2000 पुल बताए। तो जब कभी भी आप रेल से जाओगे और गोवा से लेकर केरल में जाना है आपको, तो आपको 92 तो सुरंग पार करनी पड़ेंगी और 2000 पुल पार करने पड़ेंगे। ठीक है। तो इनके आंकड़ों के बारे में भी आप जान सकते हो या पहचान सकते हो। अब दोपहर हो गई थी और हम कौन से स्टेशन पर पहुंच गए? हम उदीपी स्टेशन से गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा था। आपसे पूछ सकता है इडली वड़ा कहाँ पर मिलता था या कौन से स्टेशन पर? तो उदीपी स्टेशन से क्या हमको इडली वड़ा मिला। ठीक है। और उसको खाया। वहाँ हमने केले भी खरीद लिए। वे थे तो बहुत छोटे, पर वहाँ केले क्या थे? छोटे थे पर केले थे वहाँ पर। ठीक है। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया। अब हम हरे खेत में क्या है? हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे थे। ठीक है। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा था, यहाँ के गांव और यहाँ बने घर। जानते हो यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद से अलग था। ज़्यादातर लोग क्या पहने हुए थे? सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहने थे। ठीक है। तो अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच के स्टेशन पर उतर गए थे। शाम 6 बजे तक क्या है? कोझिकोड पहुंचे। मैंने बताया था कोझिकोड कहाँ था? केरल में था। स्टार्टिंग में बताया था ना, केरल में था। सुनील का परिवार वहाँ उतर जाएगा और एक दूसरे का पता ले लिया। तो इस प्रकार से क्या है? ये स्टोरी थी। स्टोरी क्या थी? ध्यान से सुनो। हम क्या है लास्ट में कहाँ पर पहुँच गए थे? उदीपी स्टेशन पर पहुँच गए थे। उदीपी स्टेशन पर हमने इडली वड़ा खाना मिला। ठीक है। और वहाँ पर क्या है? चावल की खेती होती थी बताया। नारियल भी पेड़ क्या है हमको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। नारियल के पेड़ भी थे वहाँ पर। ठीक है। नारियल के पेड़ थे तो लगभग हम क्या है? केरल में पहुँच गए थे। तो वहाँ के लोग किस प्रकार के कपड़े पहने हुए थे? सफ़ेद या क्रीम रंग की क्या है? सूती धोती पहने हुए थे। सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती पहने हुए थे और लेडीज जो हैं साड़ियाँ पहनी हुई थी। अब जो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ से कई बार पूछेगा आपसे। देखिए मलयालम में क्या है? वलियम्मा बोलते हैं। मलयालम में क्या बोलते हैं? वलियम्मा। किसको बोलते हैं? माँ की बड़ी बहन को। तो वलियम्मा किसको बोला जाता है? जो माँ की बड़ी बहन होती है। तो माँ की जो बड़ी बहन, जो मौसी लगती है एक प्रकार से, तो माँ की जो बड़ी बहन होती है उसको वलियम्मा बोलते हैं। और किस भाषा में बोलते हैं? मलयालम में बोलते हैं। तो
तो ये भी पूछ सकते हैं। या फिर अमूमा, अमूमा किसको बोलते हैं? अपनी माँ की माँ को, मतलब कि अपनी जो माँ है उसकी माँ जो होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अमूमा, ठीक है। तो अपनी माँ की माँ क्या बन गई? नानी बन गई, उसको क्या बोला? अमूमा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसको ये बोलते हैं। वीडियो कितनी की हुई? 50 मिनट की हुई है, तो लगभग हो जाएगी 40-50 मिनट में। और देखिए आगे फिर क्या है, हमने ये स्टेशन शुरू किया और ये सफ़र चालू किया, और वलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं था, तो हम धीरे धीरे क्या है उस स्टेशन की तरफ बढ़ गए। तो अब मैंने बता दिया वलियम्मा को किसको बोला जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ से अभी मैं यह सोच ही रही थी कि पानी के, देखिए यहाँ पर पानी आ गया। अब हमने क्या है, जो हमने घर में जाना था तो इस पानी को पार करके जाना था। तो पानी को पार करने के लिए देखिए बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी, अम्मा बोली लो फेरी आ गई। तो हम इस नाव को क्या बोलते हैं? फेरी बोलते हैं। और फेरी कहाँ पर बोला? मैंने बताया था कहाँ पर पहुँच गए थे, तो केरल के अंतर्गत हम इसको क्या बोला था? फेरी बोला था। तो इस नाव को हम क्या बोलते हैं? फेरी बोलते हैं, ठीक है, समझे। तो इस बारे में मैंने बताया, इसको फेरी बोला जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी या फिर अन्य तरह की नाव का क्या है उस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है फेरी कहाँ पर बोला जाता है। अब देखिए हम टाइम टेबल के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आपके केरल का है वो, सॉरी केवीएस का पेपर है तो पूछ सकता है। हमने क्या है गांधीधाम नगरकोल एक्सप्रेस क्या है उसके बारे में जाना, और इसके बारे में जानते हैं कि हमने कहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए हमने जो ये स्टेशन शुरुआत की थी गांधीधाम से शुरुआत की थी, जो कि गुजरात में था, मैंने बताया था, ठीक है। और हमने जाना कहाँ था भाई? केरल में जाना था। तो सबसे पहली बात तो आपसे पूछ सकता है नगरकोइल, हमारा लास्ट स्टेशन कौन सा रहा? नगरकोइल रहा। सबसे पहली बात तो हमने कितने किलोमीटर कवर किए? 2649 किलोमीटर कवर किए गांधीधाम से। जब आप कभी भी नगरकोइल रेल के स्टेशन से जाओगे तो हमको 2649 किलोमीटर क्या है क्रॉस करने पड़ेंगे, क्लियर। अब कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है उनके बीच में कितने स्टेशन आओगे? 14 स्टेशन आओगे, यहाँ पे देख सकते हो, जो कि इसने अपनी अपनी स्टोरी में अलग अलग जिक्र किया। उनके स्टोरियों के हमने कई खाने के बारे में भी पूछा या पढ़ा कि भाई वहाँ पर कौन कौन सा खाना मिलता है। वहाँ से आपको स्टेशन अहमदाबाद भी मिलेगा, वडोदरा भी मिलेगा, सूरत भी मिलेगा, वलसाड़ भी मिलेगा। तो मडगांव तो हमने बताया ही था, कहाँ पर था मडगांव? गोवा के अंतर्गत था। उडुपी हमने जस्ट अभी बताया। कोझिकोड के बारे में भी हमने बताया था, केरल में था, ठीक है। त्रिचूर आएगा, फिर कोटायाम आएगा, जो इसके बारे में भी ऊपर पढ़ा। तो इस प्रकार से एक बार इस टाइम टेबल को भी देख लीजिए और ये स्टेशन भी देख लीजिए। टोटल 14 स्टेशन पड़ेंगे और कितने किलोमीटर पड़ेंगे ये भी मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं आगे, आगे धीरे धीरे देखते हैं। देखिए आगे आता है बहुत सी लड़कियों की जिनकी शादी 18 साल से पहले। देखिए पहले क्या होता था कि जो काफ़ी लड़कियां हैं उनकी ना 18 साल से जो सरकार ने उम्र तय कर रखी थी उससे पहले शादी कर दी जाती थी। तो उनकी शादी पहले तय कर दी जाती थी, तो क्या होता था वे पढ़ाई से या स्टडी पूरी नहीं कर पाती थी या पढ़ नहीं पाती थी। तो उसके लिए आंध्र प्रदेश में, देखिए यहाँ पर ध्यान से, आंध्र प्रदेश में जिन लड़कियों की शादी जल्दी हो चुकी है और वे पढ़ाई नहीं पूरी कर चुकी हैं, तो एक समूह विशेष कैंप लगता है या लगाते हैं। इस कैंप द्वारा जो कम उम्र की शादीशुदा लड़कियां हैं उनको फिर से स्कूल भेजने में क्या है मदद करते हैं या मदद की जाती है, ठीक है, समझ सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कहाँ पर क्या है कैंप लगाया जाता है जिनकी शादी जल्दी कर दी जाती है उनको स्कूल भेजने में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत क्या है ये कैंप लगाया जाता है जिनकी शादी जल्दी हो जाती है और उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है उनको जल्दी भेजने में या उनको स्कूल भेजने में। देखिए बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर और बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम क्या है 18 साल और लड़के की शादी की आयु 21 साल होनी चाहिए, ये पहले था। अब जो फिलहाल चल रहा है, अब सरकार ने क्या कर रखा है 21 और 21, लड़के की भी 21 कर दी, लड़की की भी 21 कर दी, दोनों की 21 साल होनी चाहिए भाई, ठीक है, शादी की। अब क्या है खेल के बारे में पढ़ेंगे। ये खेल देख रहे होंगे आप, किस प्रकार का खेल है?
कबड्डी खेल है। आप बोलते हो ना कबड्डी, कबड्डी हम खेलते हैं, इनको टच करके भागना होता है और हम क्या बोलते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी। तो इस प्रकार से हमको बोलना पड़ता है। तो इन खेलों के बारे में भी क्या है मैं बताऊंगा। और ये कबड्डी खेल में जिसको नहीं पता, लड़कों को तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता है, बीच में एक लाइन होती है, इसको क्या हमको टच करना होता है। इसको अगर हमने टच कर दिया तो जितने भी मेंबर्स हमको टच कर रहे हैं वे सभी क्या है आउट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि पकड़ रहे हैं। समझ में आया? यहाँ पे देखिए आउट आउट की आवाज आ रही है। तुम इस खेल को किस नाम से जानती हो? सब अलग अलग, चेडुगुड, हुतू हुतू, या फिर इस प्रकार से हम बोलते हैं, या कबड्डी कबड्डी, या कुछ और। हर जगह हम अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इस खेल के बारे में भी आपको बताया। भाई इस खेल को टच करना होता है, बीच में ये होता है। तो इनके बारे में मैंने कबड्डी के बारे में भी आपको बताया, जिनको बिल्कुल नहीं पता था। ठीक है, समझ में आया? देखिए यहाँ पे कुछ जान भी लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए मज़ा भी खूब आता है, कसरत भी पूरी हो जाती है। सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलो और भागो और दौड़ो। मैंने बोला कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है। साथ में दूसरे पाले के लोगों को छूने की कोशिश भी करो, ये मैंने बता दिया। जितनी देर सांस रोक लोगे उतनी देर दूसरे पाले में अपना कमाल दिखा पाओगे। ठीक है, कबड्डी के खेल से शरीर और दिमाग दोनों चलने पड़ते हैं, खींचने या रोकने की तो ताकत होती है। ये सभी चीज़ें मैं वहाँ पर बता चुका हूँ, आपको सारी चीज़ें बता दी थी। अब इम्पोर्टेंट आपसे ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे पूछता है। ये कौन है? कर्णम मलेश्वरी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए कर्णम मलेश्वरी, कर्णम मलेश्वर क्या, मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर समझते हो? वेट ठाने वाली। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 केजी वजन उठा लेती है। और कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, कर्णम मलेश्वरी किस से संबंधित है? तो वेट लिफ्ट से संबंधित है। वेट लिफ्टर से। ये कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कितने किलो वजन उठाती है? 130 केजी वजन उठाती है। कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, तो ये 3 बहनें हैं। देखिए ये 3 बहनें हैं। इन 3 बहनों की मैं स्टोरी बताता हूँ। इन 3 बहनों की भी कई बार आपसे स्टोरी या थोड़ा बहुत यहाँ से पूछ सकता है। देखिए ये फोटो जो देख रहे हैं, ये 3 बहनें हैं, ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई के अंतर्गत रहती हैं। ये तीनों बहनें क्या करती हैं? कबड्डी का खेल खेलती हैं या सिखाती हैं। ठीक है, तो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि कबड्डी का खेल खेल सिखाती हैं, या फिर जो 3 बहनें हैं वो कौन है? ये हैं, ये कबड्डी का खेल सिखाती है। ये बाद में जाकर क्या है, ये बाद में जाकर कोच भी बनी भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फुलवारी। फुलवारी का मतलब क्या है? फूलवाड़ी, जहाँ पर फूल होते हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर देख रहे होगे। देखिए यहाँ पे अलग कलर के फूल हैं, यहाँ पर वाइट कलर के फूल हैं, यहाँ पर रेड कलर के फूल हैं, यहाँ पर ब्लू कलर के फूल हैं। तो हर जगह अलग अलग कलर के फूल मिलेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं और यह फूलों की घाटी कहलाती है। क्वेश्चन कई बार पूछता है, अक्सर आता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर होती है? तो उत्तराखंड में होता है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं, मैंने दिखाया। तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल आते हैं, वो भी मैंने दिखाया। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी होते हैं। और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखिए अलग बन गए। जो नीले फूल दिखाई देते हैं वो कहाँ पर दिखाई देते हैं? जो घास होते हैं उनके बीच देखने को मिलेंगे। आपसे पूछेगा पीले फूल कहाँ पर दिखने को मिलते हैं? ये लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान में देखने को मिलते हैं पीले फूल। ठीक है, ये बता रहा है। इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। वही हरदम नहीं खिलते, कुछ हफ्ते के लिए क्या है खिलते हैं। मधुबनी पेंटिंग आपने काफ़ी सुना होगा। तो मधुबनी पेंटिंग से भी क्या है क्वेश्चन आते हैं। ये मधुबनी पेंटिंग यहाँ पर देखिए अलग अलग मधुबन अलग अलग कलर से अलग अलग डिजाइन में क्या है मधुबनी पेंटिंग बना रखी है। तो इनमें किस किस का प्रयोग कर रखा है उन सभी के बारे में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे चावलों का भी प्रयोग कर रखा है। इसको जूम करोगे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से, ये क्या लगाए हुए हैं? चावल लगाए हुए हैं। तो इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए ये क्या है? ये मधुबनी है।
देखिए यह चित्रकला बहुत पुरानी है। इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। कहाँ पर है? बिहार में। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है और त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, कब बनाते हैं? जब कोई भी त्यौहार होगा या खुशी का होगा तब क्या है, आंगन के अंतर्गत क्या हम इनको बनाते हैं। इस चित्र में पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। मैंने बताया ना, तो कई बार पूछता है कि किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है या किसका यूज किया जाता है। जो पीसे हुए चावल है ना, उसके घोल को क्या है, रंग मिला कर के हम प्रयोग करते हैं। और ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल पेड़ों के रंग क्या है हम इस्तेमाल करते हैं। आपसे पूछ सकता है किस प्रकार के हम कलर यूज करते हैं? नील के, हल्दी, जो फूल पेड़ों के कलर हैं उनको हम यूज करते हैं। ठीक है, पीसे हुए चावल का प्रयोग करते हैं। और किस प्रकार के हम चित्र बनाते हैं? यहाँ पे देख रहे होंगे इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ या फिर अन्य जीव जंतुओं के साथ क्या है ये बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा काफ़ी बार। देखिए, क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं और बहुत से फूलों की सब्जी भी बनती है। तो आपसे पूछ सकता है क्या फूल खाए जाते हैं? हाँ, फूल खाए जाते हैं। कुछ फूल क्या है खाए भी जाते हैं और कुछ फूलों की क्या है सब्जी भी बनाई जाती है। तो ये भी मैंने बताया। उत्तर प्रदेश में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। तो यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा किस प्रकार के फूलों की, या इनमें से चार ऑप्शन है, इनमें से बताइए कौन से फूल की सब्जी बनाई जाती है। तो जो कचनार के फूल है ना उनकी सब्जी बनाई जाती है। कौन से फूलों की? कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। इसी प्रकार केरल में यामिनी अपनी अम्मा से बताती है कि केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। केले के फूलों की सब्जी बनाने में, ये कहाँ पर है? केरल के अंतर्गत। कचनार में कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में क्या है, इसमें क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र की ममता और ओमर को सहजन के फूलों के पकोड़े बहुत पसंद है। तो महाराष्ट्र में क्या है, जो फूल के क्या है, जो सहजन फूल है उसके क्या है पकोड़े बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग बताया मैंने। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग। कचनार की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश की ये सब्जी बनाई जाती है। केले के पत्तों की बात करेगा तो केरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सहजन की बात करेगा तो महाराष्ट्र की बात करें। और सहजन के क्या करते हैं, फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह पर मैंने क्या है अलग अलग बनाए। जैसे बहुत से जो फूल हैं, जैसे गुलदावरी हो गया, जीनिया से रंग बनाए जाते हैं। ठीक है, उन रंगों से कपड़े भी क्या है रंगे जाते हैं। क्लियर भाई? तो ये मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, दादी कुछ क्या है, कुछ कूट कर क्या है नुस्खा तैयार कर रही है या कुछ दवाई बना रही है। देखिए, तुमने दादी माँ के कुछ नुस्खों के बारे में सुना होगा जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है। तो जो फूल होते हैं उनको दवाई बनाने में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया हुआ है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, गुलाब जल से क्या नुस्खा बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, गुलाब जल और गिल्सरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। इसमें कुछ बूंदे नींबू की भी डाल दो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। तो ये नुस्खा कौन सा है? त्वचा नहीं फटती, स्किन नहीं फटती। सर्दी में क्या क्या मिलाकर बनाया जाता है? गुलाब जल और गिल्सरीन। ठीक है, तो ये बना, और नींबू, और क्या है कुछ बूंदे नींबू की डाली जाती हैं। ये नुस्खा आप तैयार कर लीजिए, आपकी त्वचा नहीं फटेगी। ठीक है, क्या तुमने कभी इत्र की शीशी समझते हो, सेंट जिसको बोलते हैं, क्या तुमने इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है? क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है इत्र के लिए बहुत मशहूर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सा जो जिला है वह इत्र के लिए मशहूर माना जाता है। तो कन्नौज जिला है, ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे क्या है इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है भाई, ये समझ गए होगे आप। अब देखिए,
अब हम कुछ नई शुरुआत करते हैं। ये क्या है नई शुरुआत? ये घर की शुरुआत है। देखिए अब क्या है, कुछ हम घर बनाएंगे, और घर कैसे बनाएंगे? मिट्टी से बनाएंगे। मिट्टी से हम क्या है, जिसको तगार बोलते हैं, मिट्टी से तैयार कर लेते हैं। और इस मिट्टी में इस मिट्टी में हम जो देखिए पहले, अब तो सीमेंट आ गई, पहले हम मिट्टी का प्रयोग करते थे। इस मिट्टी में क्या करेंगे, मिट्टी के साथ साथ किसका और प्रयोग किया जाता है? कई बार आपसे पूछ लेगा, जो घास फूस होता है ना, उसको भी मिला दिया जाता है। तो जो घास फूस होता है या भूसा होता है, हम जिसको बोल देते हैं, वो भी इसमें मिला दिया जाता है। ठीक है, देखिए हम आसपास के घरों से गोबर ले आए हैं, अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया, तो गोबर को भी हमने क्या है, मिट्टी में मिलाया, और जमीन पर क्या है, लिपाई की है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी। ठीक है, और इससे क्या होगा भाई, इससे मिट्टी में क्या है, कीड़ा नहीं लगता है। इससे क्या होगा, मिट्टी से कीड़ा नहीं लगता है। गोबर मिलाने से मिट्टी में क्या है, कीड़ा नहीं लगेगा। समझ गए? समझ में आया? अब देखिए, बस अब छत बनानी रहती है। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़ कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक न लग जाए, इसके लिए नीम की किक्कर की लकड़ियां और इस फ्रेम पर बिछा दी। कई बार पूछ सकता है भाई, लकड़ी पर दीमक ना लगे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नीम और किक्कर की जो लकड़ियां होती हैं उनको क्या है, बिछा दिया जाए, तो नीम और इनके पर क्या है, कीड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, अम्मा ने पुरानी बोरियों इस पर बिछाकर मिट्टी से क्या कर दिया, फिर लेप कर दिया, जिससे कि कीड़ा न लगे। समझ गए? आसपास के ज़्यादातर सभी घर ऐसे ही बने हुए हैं, तो ये आप जान सकते हैं। अब देखिए, सोहना गांव की ये स्टोरी हम बता रहे थे, और सोहना गांव कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा के अंतर्गत पड़ता है। समझ में आया? अब कुछ पानी के बारे में जानते हैं। पानी के बारे में वैसे पता होगा, पानी गंदा कैसे होता है ये सभी को पता है कि पानी गंदा कैसे होता है। यहाँ पर एक डायग्राम है, वो यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, वो फोटो नहीं है। देखिए पानी का, देखिए जहाँ जहाँ से नदी बहती गई, वहाँ किनारे पर बसे कुछ गांव और शहर होते हैं। आप सभी को पता है, जैसे कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना, बर्तन धोना, ये सभी क्या है, पानी को गंदा करने का कार्य करते हैं। जैसे जैसे शुरुआत से आगे बढ़ा, वैसे वैसे लगातार क्या है, पानी का रंग बदलता गया। मान लीजिए शुरू में जो पानी का कलर था वो सेम थोड़ी रहेगा लास्ट तक। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ न कुछ मिलता जा रहा है। कोई कपड़े धो रहा है, कोई नहला रहा है, कोई कुछ गेर रहा है, कोई कुछ गेर रहा है, तो अलग अलग चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो पानी का रंग भी क्या है, चेंज होता जाएगा। आप कभी भी देखना, कोई भी पानी आ रहा, शुरू में कुछ कलर था तो कभी कुछ कलर था। ठीक है, तो उस प्रकार से इसका कलर भी क्या है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये बोल रहा है, जब कभी भी खराब पानी हो, इसका पता होगा ये। देखिए, खराब पानी शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसलिए हमने क्या करना चाहिए, इसलिए पीने से पहले पानी को साफ करना जरूरी है। और पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पानी को उबालना। तो पानी को उबालना चाहिए हमने, ठीक है, जिससे हम इसको साफ कर सकते हैं और पी सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी। ये बसवा का खेत है भाई, इस आदमी का नाम क्या है, बसवा है, और ये इसका खेत है। तो ये अपने खेत को क्या है, इससे क्या कर रहा है, जोत रहा है। जब ट्रैक्टर नहीं थे तो हम ऐसे ही खेत को क्या है, जोतते थे। उन सभी के बारे में बताऊंगा। देखिए, मैं बसवा हूँ और मैं कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता हूँ। मेरे अप्पा किसान हैं। जुलाई का महीना है, हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की? प्याज की फसल। खेती करने के लिए अप्पा को कितने सारे काम करने पड़ते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, तो अप्पा मुझे अपने साथ खेत में ले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खूंटी की मदद से खेती की है, मिट्टी को नरम किया। देखिए, जो ये ले रहा है हाथ में क्या ले रहा है, ये खूंटी ले रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ये हर जगह अलग अलग बोलते होंगे। ये कर्नाटक की बात कर रहा है, तो ये कर्नाटक में इसको खूंटी बोलते हैं। और ये बोल रहे हैं प्याज की फसल बोएंगे, खेती करेंगे, तो प्याज की खेती के लिए इस खूंटी से ही इसके अप्पा ने क्या कर दिया है, इसको नरम कर दिया है, इस जमीन को। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? तो प्याज की खेती के लिए इसको ही हमने क्या है, नरम कर दिया है। अब देखते हैं, अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे और बैल कुरीगो को खींचते जाएंगे। अब आपसे पूछ रहा है, अब आगे दूसरी चीज, उसमें क्या थे, हम किससे जमीन को नरम कर रहे थे, उससे हम खूंटी से नरम कर रहे थे। अब जो ये बैल हैं, जो ये खींच रहे हैं, कई जगह इसको क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं, हल। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, कुरीगो।
कुरिग्गो को खींचते जाएंगे। ठीक है, वैसे हम तो इसको क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं, पर ये यहाँ कर्नाटक की बात कर रहा है। कर्नाटक में इसको क्या बोला जाता है, कुरिग्गे बोले जाता है, कुरिग्गे। ठीक है, कुरिग्गे बोला जाता है। और अब आप पीछे पीछे बीज भी क्या है डालते जाते हैं कुरिग्गा के। ठीक है भाई, समझ में आया। अब क्या है, बीज बो दिए हैं, सब कुछ हो गया। बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए हैं, प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, साथ ही निकल आई है खरपतवार। अब देखिए खरपतवार के बारे में जानेंगे। तुम जानते हो खरपतवार क्या होती है? तुमने किसी खेत या बगीचे में देखा ही होगा देखिए खरपतवार क्या होती है। यहाँ पे इस फोटो में ध्यान से देखिए, फोटो में मैं एक बार इस फोटो में दिखाता हूँ ध्यान से। यहाँ पे देख पा रहे होगे, अगर आपको थोड़ा वो दिखाई दे रहा है, ये जो लंबे लंबे देख रहे हैं ना, ये जो हिस्सा जो है, जो लंबा लंबा हिस्सा है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये है प्याज। और जो इनके बीच में जो हरा हरा, देखिए ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, जो अलग से बेखाम में अड़ंगा जाम आता है उसको बोलते हैं खरपतवार। ठीक है, तो देखिए मैंने दिखाया भी यहाँ पे, पौधे बिना बोए अपने आप ही उगाते हैं, जिसको हम अड़ंगा बोल देते हैं देसी भाषा में हरियाणा में। तो जिसको हमने बो नहीं रखा और अपने आप खेत में आ जाएगा उसको बोलते हैं हम खरपतवार, वही होती है खरपतवार। समझ गए? तो यहाँ पर मैंने खरपतवार के बारे में भी आपको बताया। और खरपतवार क्या करती है, देखिए अगर खरपतवार को हम खत्म नहीं करेंगे तो फसल जो होती है वह कम हो जाएगी या कम होगी। अब इन्होंने प्याज की फसल कम कर हो रखी है, तो खरपतवार को नहीं पालेंगे तो फसल क्या है, कम हो जाएगी, क्योंकि वो उसको फैलने नहीं देगी। जो अड़ंगा होता है वह फसल को क्या है, फूलने नहीं देगा, फैलने नहीं देगा, या बीज को अच्छी प्रकार से पकने नहीं देगा, ये बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने खरपतवार को क्या है, खत्म करना पड़ेगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम प्याज की फसल के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। अब देखिए यहाँ जो इसको बोलते हैं हम खुरपा। ठीक है, तो इसने बोला हुआ है, इसने बोला हुआ है इलिगे। इलिगे, तो इसने क्या बोला, अम्मा और छोटी माँ ने इलिगे की मदद से प्याज को पौधों से अलग कर दिया। तो किसकी मदद से, इलिगे की मदद से। ये कहाँ पर बोला गया, कर्नाटक में। तो तीन चीज़ें यहाँ पे बताई मैंने, खुट्टी बताई, कुरिग्गे हल को बोला, और इसको जिससे प्याज को अलग करते हैं उसको इलिगे बोला। तो इन सभी के बारे में आपको भी पता चल गया होगा, मैंने आपको बताने की कोशिश करी। ठीक है भाई, तो देखिए ये मैंने बताया था ना धीरे धीरे, ये तीनों के नाम भी लिख, यहाँ पे मैंने नाम भी लिख रखे हैं। समझ में आया? ये जो चीज़ थी ये क्या थी, खूंटी थी। ये जो हल था ये करिगो था, और ये क्या था, इलीगे था। ठीक है, इन सभी के बारे में जान लिया आपने, इन सभी के बारे में मैंने आपको पढ़ा है। तो बातें हैं मंडी से घर तक, इसमें ये पेज काम का नहीं है, जो काम के हैं वो करवाएंगे, ये भी काम का नहीं है। तो मैंने कट लगा रखा है, जो पेज काम के नहीं है, जो काम का होगा उन्हीं को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आते हैं, देखिए जब कभी भी साथ ही सब्जियों पर पानी छिड़कते रहते हैं। देखिए जो भी सब्जियां हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सब्जियों के बारे में हमने क्या जाना कि जैसे जैसे पिछले दिन की सब्जियां बिकती जाती हैं, भैया बोरियों से ताज़ी सब्जियां निकाल कर ठेले पर लगाते जाते हैं। ठीक है, साथ ही सब्जियों पर पानी छिड़कते। पानी क्यों छिड़कते हैं, आपने देखा होगा, आप कभी भी लेने जाते हो तो सब्जी वाला सब्जियों पर पानी छिड़कता मिलेगा। तो उससे क्या होगा, जिससे वे सूखे ना पड़ जाएं। और खासकर गर्मियों के अंतर्गत क्या है, ज़्यादा धूप पड़ती है तो सूखे पड़ जाते हैं, जिससे उनकी रौनक खत्म हो जाएगी, या इस प्रकार से क्या है हम उस पर पानी छिड़कते रहते हैं। ठीक है, तो बाबूजी और भैया रात को लगभग 10 बजे सब्जियां बेच कर क्या है घर लौटते हैं। तब तक ये सो चुके होते हैं, और सुबह ये 11 साढ़े 11 बजे क्या है खाना खाकर सोते हैं, और केवल 4 घंटे ही सो पाते हैं, और अगले दिन 3 बजे फिर उठना पड़ता है और फिर सब्जी लेने के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, जो सब्जी का काम करता है। तो अब आती है चू चू करती है चिड़िया, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे जितने भी आपके जानवर हैं उनके, सॉरी पक्षी हैं, उनके घोंसलों के बारे में बताया जाएगा। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए देखिए भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट करना चाहो तो काफ़ी बच्चे नोट भी कर सकते हैं। पक्षियों के बारे में, घोंसलों के बारे में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आप फोटो देख रहे होंगे, ये पाख्ता पक्षी है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में बताऊंगा। देखिए हमारे आंगन में भी पाख्ता का एक बच्चा हुआ है। तो पाख्ता का क्या है, आंगन में बच्चा हुआ है, उसके घोंसले में अभी भी एक अंडा और पड़ा है। ठीक है,
तो इन सभी के बारे में आगे चल के मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, एक गिज्जू भाई बदेका है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले। और ये क्या करते हैं, ये बच्चों के लिए ना कॉमिक्स या कहानियाँ कहानियाँ और पत्तियाँ, वो जो पत्र हैं वो लिखते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अपने बढ़िया टॉपिक पर, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए, ये है कलचिड़ी, ये है कौवा, ठीक है, कलचिड़ी को आते हैं आपको, ये है कोयल, ये है बसंत गोरी। इन सभी के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा। पाख्ता के बारे में ऊपर बताया था, ठीक है। अब देखिए, वो आंगन में देखिए, यहाँ पे गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी, कलचिड़ी, देखिए कई बार आपसे पूछेगा कलचिड़ी को क्या बोला जाता है। कलचिड़ी को ही हम इंडियन रोबिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। कई पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि किसको इंडियन रोबिन के नाम से जाना जाता है, तो कलचिड़ी को ही क्या है, इंडियन रोबिन के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करते हैं, इन पत्थरों के बीच जो खाली जगह होती है उनमें अंडे दिए हैं। पर जो इसका घोंसला होगा वो किस प्रकार का होगा, ध्यान से सुनना। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी, मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला घास से बना है, उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा हुआ है। कलचिड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है, और आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए, समझे। देखिए दोनों में फर्क है। एक तो ये कौवा हो गया, कौवा और कलचिड़ी के दोनों के घोंसले में फर्क है। आप कहोगे सर क्या फर्क है। जो कलचिड़ी का घोंसला होगा ना, इसमें नाजुक चीजें पाएंगे, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे जड़ें हो गई, ऊन हो गया, बाल हो गए, रुई होगी, जो नाजुक टहनी होगी, उन सभी की चीजें आपको इसके घोंसले में पा जाएंगी जो ये घोंसला बनाते हैं, ठीक है। और कौवे में ऐसा नहीं होता। कौवे के अंतर्गत आप देखना, कभी भी कौवे का घोंसला होगा तो कौवे के घोंसले में आपको लौ के तार भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, या फिर लकड़ी की जो शाखाएं हैं वो भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो जो कौवे का घोंसला उसमें हार्ड चीजें भी मिलती हैं, ना कि सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें मिलती है जो कलचिड़ी के में मिलती हैं। और कलचिड़ी को क्या बोला जाता है, इंडियन रोबिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कौवे के घोंसले के बारे में भी मैंने बताया, फिर थोड़ा और बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी भी चीजें होती हैं। और कलचिड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा, वह अपनी चोंच फाड़कर बैठा था और उसकी चोंच अंदर से लाल थी। आपसे पूछ सकता है किसकी चोंच अंदर से लाल होती है, तो कलचिड़ी के बच्चे की, ठीक है, या कलचिड़ी की चोंच जो होती है। कुछ देर बाद कलचिड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रख दिया। उसने क्या रखा है, खाना रखा है। जो भी छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं उन्होंने वो रख दिया, ठीक है। अब देखिए, ये कौवा था, कौवे का घोंसला भी बताया मैंने, और ये थी कोयल। अब देखना, हमने जो जो कौवा होता है ना, कौवा बनाता घोंसला, और जो कोयल होती है ना, कोयल कभी भी घोंसला नहीं बनाती। कोयल किसके घोंसले में रहती है, कौवे के ही घोंसले में रहती है, ठीक है, समझे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तुम जानते ही हो कि कोयल कोयल बहुत मीठी है या मीठा गाती है, पर आपको पता है वह अपना घोंसला नहीं बनाती है। वह जो कौवा घोंसला बनाता है ना, उसके अंतर्गत ही अंडा देती है। और कौवा अपने अंडे तो पालता ही है, साथ ही साथ क्या है, कोयल के अंडे भी पालता है। दोनों के अंडे पालने पड़ते हैं कोयल को, ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से बताया। नजदीक में से एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनना, ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अच्छा, जो कौवा होता है वह जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है, जो पेड़ का सबसे ऊंचे हिस्सा होगा ना, उस पर कौवा घोंसला बनाएगा, समझे। और जो पाख्ता, सबसे पहले मैंने पाख्ता बताया था आपको, जो पाख्ता होता है, यहाँ पे देखिए, जो पाख्ता होता है वह कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है, समझे। पाख्ता के बारे में बता दिया मैंने, पाख्ता कहाँ पर घोंसला बनाता है। अब बात आती है गौरैया, ये बसंत गोरी यहाँ पे आप देख रहे होगे। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, जो भी हिस्सा दिखेगा वहां पर बना लेगी। तो इस प्रकार से मैंने बताया ना, कौवा कहाँ पर घोंसला बनाता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। पाख्ता कहाँ पर बनाता है, जो कैक्टस के कांटों के बीच होगा।
मेहंदी की जो मेड होगी इनमें क्या है घोंसला बना लेगा। और गोरैया घर में या जो भी घर में देखने को मिलेगी, अलमारी के पीछे, आईने के पीछे, घर की दीवार पर, इन सभी पर क्या है देखने को मिलेगी। समझे। देखिए घर की दीवार के आले में कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है। कबूतर भी आप देखते होगे जो खाली मकान पड़ा होगा या उन खंडर में क्या है घोंसला देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से बसंत गोरी, ठीक है, बसंत गोरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। ठीक है। तो बसंत गोरी क्या करती है, जो पेड़ का तना होता है ना, जो पेड़ का तना होगा उसको क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए देखिए वहां पर क्या करेगी, अपने इस दांतों से, इस चोंच से उसमें क्या है, उसमें छेद कर लेगी और उसी के अंतर्गत क्या है अपना अंडे देती है। ठीक है। दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम, वह अपनी नोकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। ठीक है। देखा मैंने बताया ना, ये क्या करती है, देखो ध्यान से देखो, ये दर्जन चिड़िया है, ये क्या करती है, यहाँ पे देखिए ध्यान से ध्यान से ध्यान से, तो ये क्या कर रही है, जो ये पत्ता है इसको क्या है, ये चोंच से सी लेगी। ठीक है, सीम देगी, एक प्रकार से सुई का काम कर देगी। तो नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली में ही अंडे देने को तैयार होती है, मैंने बताया था। तो इनके बीच में ही क्या है, ये एक प्रकार से घोंसला बन जाता है और इसी में अंडे दे देती है, यही उसका क्या है घोंसला होता है। ठीक है। कई बार आपने शक्कर खोरा सुना होगा, देखिए ये रहा शक्कर खोरा। ठीक है। तो इन सभी के बारे में भी पढ़ाएंगे। देखिए शक्कर खोरा, शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की टाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। जो भी आपको लटकता हुआ कई बार छोटे पेड़ पर जो झाड़ी हो गई या उनमें जो लटकता हुआ घोंसला होता है ना, वो शक्कर खोरा का होता है। कई बार पूछेगा, सबके अलग अलग बताए मैंने। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्कर खोरे का घोंसला भी देखा। क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किन चीजों से बना होता है? घोंसला बाल हो गया, बारीक घास हो गया, पतली टहनी होगी, सूखे पत्ते हो गए, रुई पेड़, इन सभी के चिथड़े से क्या है देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जो शक्कर खोरा होता है उसके घोंसले में हमने मकड़ी के जाले भी मिलते हैं। समझ गए। ये अब देखो यहाँ पे वीवर पक्षी, वीवर पक्षी के बारे में भी देख सकते हो। ठीक है। मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था, घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद था, वही बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतजार में। ठीक है। अब देखिए वीवर पक्षी के बारे में, क्या तुम वीवर पक्षी के बारे में जानते हो? सभी नर वीवर पक्षी, क्या बोला, सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। कभी भी मादा वीवर पक्षी घोंसला नहीं बनाती। नर क्या है, जितने भी नर होंगे वीवर, वो सभी घोंसला बनाएंगे और मादा क्या करेगी, वो उनको देखेगी और जिसका घोंसला भी पसंद आएगा उसमें रह लेगी। देखिए मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से उसे जिसका भी सबसे अच्छा घोंसला लगेगा उसमें रह लेगी और उसी में अंडा देगी। मादा मेहनत नहीं करती, वो तो अपना क्या है देखने का कार्य करती है। ठीक है। आजकल सब पक्षी बहुत व्यस्त हैं, घोंसला बनाना और अंडा देना यही तो इनका काम है। ठीक है। ये तो बच्चा कह रहा है। ठीक है। पक्षियों के कई दुश्मन भी हैं। अब क्या है दुश्मन कौन कौन से, ध्यान से सुनना। मनुष्य और दूसरे जानवर भी, मनुष्य भी तो हाँ ठीक है दुश्मन है। देखिए ध्यान से, अब आता है क्वेश्चन, पक्षियों के जो दुश्मन है, कोए, गिलहरी, बिल्ली, चूहे, ये क्या करते हैं, ये ऐसे हैं जो अंडा चुरा लेते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, पक्षियों का दुश्मन बोला जाता है। तो कई बार पूछेगा पक्षियों का दुश्मन किसको बोला जाता है? कोए, गिलहरी, बिल्ली और चूहे, ये क्या काम करते हैं, अंडे चुराने का काम करते हैं। ठीक है। या फिर कई बार घोंसले भी क्या है ये तोड़ देते हैं। ठीक है। इन सब से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना, बच्चों को पाल कर बड़ा करना, ये काम है। फिर भी ये खुल कर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते हैं। तो पक्षियों, इनके दुश्मन भी पता चल गए ना कौन कौन है। ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे पता चल रहा होगा, ये कहानी है, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, कौन है, मोर है। ठीक है। समझे, ये कौन है, मोर, ये वो थी। अब देखो आपसे कई बार पूछेगा बसंत गोरी कहाँ पर घोंसला बनाती है, तो हमने बताया था ना, बसंत गोरी कहाँ पर घोंसला बनाती है, जो पेड़ के तने हैं उसमें घोंसला बनाती है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर भी ध्यान से देखना, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इस घोंसले के बारे में भी क्या हम पढ़ने की कोशिश करते हैं।
देखिए, आप घर में या आसपास किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखें। ध्यान रहे घोंसले को कभी भी हाथ न लगाएं। क्यों ना लगाएं? उसे छूना नहीं चाहिए। गलती से अगर आपने छू लिया ना, फिर वह पक्षी घोंसले में दोबारा नहीं आएंगे। मान लीजिए जो ये घोंसला है, अगर आपने इसको टच कर दिया ना, तो क्या है, वो पक्षी इस घोंसले में दोबारा नहीं आएंगे। तो इसलिए हमने जो घोंसला उसको छूना नहीं चाहिए। तो आपसे पूछ सकता है ये पर्सन भी, तो ये मैंने बताया। अच्छा टॉपिक है ये। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ठीक है, समझे? तो पक्षी क्या करते हैं, केवल अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाएंगे। जब भी अंडे जो देते हैं और उनमें से जब बच्चे निकल आते हैं, जब उड़ने के लायक हो जाते हैं, तो तब वो घोंसला छोड़कर क्या है, चले जाते हैं। फिर वो नेक्स्ट टाइम फिर अंडे देने के लायक होंगे तो घोंसला फिर बना लेंगे। इसी प्रकार से जो पक्षियों के पंजे हैं ना, इनको भी अलग अलग प्रकार से बांटा हुआ है। देखिए, जैसे पानी में तैरने के लिए इस प्रकार के पंजे होते हैं पक्षियों के। देखिए यहाँ पे देख पा रहे होगे, जो ये पैर है, इनके पैरों के बीच में पूरी कंप्लीट खाल भी है। ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आप देखिए, तो इनका जो बीच का हिस्सा है ये भी खाल की एक परत है, एक प्रकार से ये भी होती है। तो इस प्रकार के ये तीन इसकी क्या है, उंगली बोल सकता हूँ, ये है। तो ये क्या होते हैं, ये इस प्रकार का जो देखने को मिलता है, ये पानी में तैरने के लिए होता है। टहनियों को पकड़ने के लिए इस प्रकार के होते हैं। शिकार करने के लिए ये इस प्रकार के होते हैं। पेड़ पर चढ़ने के लिए ये होते हैं। जमीन पर चलने के लिए ये होते हैं, जैसे मोर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग देख सकते हैं। इसी प्रकार से चोंच के अनुसार भी इनको अलग अलग बांटा हुआ है। जैसे कि आपने देखा, मांस या चीर फाड़ करने के लिए इस प्रकार से, लकड़ी में छेद करने के लिए, क्योंकि ये बड़ी हो गई तो ये लकड़ी में छेद करने के लिए रहेगा। फूलों का रस चूसने के लिए इस प्रकार की चोंच होगी। जो ये लंबी ही चोंच आपको दिख रही है, या क्या करेगी, जो कीचड़ होता है ना, उसमें कीड़े खोद कर खाती है। जो कीचड़ के अंतर्गत क्या है, यह कीड़े निकालेगी और उसको खाएगी। जो बीज होते हैं उनको दबाकर तोड़ने में इस प्रकार से काम आएगा। काटने के लिए ये आते हैं। तो इनको भी चोंच के अनुसार भी अलग अलग हमने बांटा हुआ है। ठीक है, देखिए गाय के बारे में बताता हूँ, गाय के दांतों के बारे में बताता हूँ आपको। देखिए, गाय के जो आगे के दांत होते हैं ना, वे छोटे होते हैं और पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है, समझे? तो गाय के आगे के दांत को इस प्रकार के होते हैं, छोटे होते हैं, और चबाने के लिए जो पीछे वाला हिस्सा है वो चपटे और बड़े भी होंगे। ठीक है, ये अब बिल्ली है, तो बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, आप सभी को पता है। जो मांस को फाड़ने और काटने में काम आते हैं, आपको सभी को पता है। बिल्ली मांसाहारी है, तो वह मांस को काट भी लेगी, फाड़ भी लेगी। तो इस प्रकार से बिल्ली के दांत तो किस प्रकार के होंगे, नुकीले दांत होंगे। ये आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, सांप। सांप के ये दो दांत होते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, दो दांत होते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, फिर पूरा क्या कर लेता है, निगल ही जाता है। ठीक है, तो जब सांप कट करता है तो इन दो दांतों से ही कट करता है, और इन्हीं के थ्रू जो लार जाती है मनुष्य के अंतर्गत, ये लार ही जाती है। ठीक है, ये गिलहरी है। गिलहरी के दांत हमेशा क्या करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। आपसे पूछ सकता है किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, गिलहरी के दांत बढ़ते रहते हैं। दांतों को काटने और कुतरने के कारण इनके दांत क्या है, घिसते रहते हैं। ठीक है, समझे? तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है, अहमदाबाद के अंतर्गत है। तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। तो अब देखिए, देखिए बाजार गांव महाराष्ट्र। बाजार गांव के पास ही एक बड़ा सा वाटर पार्क था। तो आपसे पूछ सकता है, बाजार गांव कहाँ पर है, महाराष्ट्र है। ये क्या कर रहा है, ये वाटर पार्क में गए हुए हैं। तो वहाँ पर एक वाटर पार्क है, वहाँ पर ये बच्चे घूमने गए हुए हैं। तो वाटर पार्क की कहानियाँ बताएंगे। तो यहाँ से इतना वाटर पार्क से इम्पोर्टेंट नहीं था, समझे? देखिए यहाँ पे, रजिया ने आवाज़ लगाई, अरे पुष्पा, अखबार में खबर है कि इस इलाके में पीने के पानी वाले पाइप में गटर का पानी मिल गया था। तो देखिए, कोई भी पानी था और उसमें पीने के पाइप में गटर का पानी मिल गया, तो वह क्या हो जाएगा, गंदा पानी हो जाएगा। गंदे पानी से हमको क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में बताया है। गंदे पानी से हमको दस्त लग सकते हैं, हैजे की बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। तो हमने क्या करना चाहिए, उसको पानी को उबाल कर पीना चाहिए, जिससे कि क्या है, वह साफ हो जाएगा। समझे? क्लियर? तो गंदे पानी को हम इस प्रकार से पी सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा दिया भी हुआ है
पूरा इसके परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कभी तुम्हें कभी दस्त लगे हैं, उल्टियाँ हुई हैं। जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर का क्या है, जो काफ़ी, देखिए दस्त दस्त के समय या उल्टी के समय क्या होता है, जो हमारा लिक्विड पदार्थ होता है वो निकल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो दस्त और उल्टियाँ होती है ना, उस समय क्या है, हमारे शरीर का जो लिक्विड है या पानी की कमी आ जाती है हमारे शरीर में। तो इसलिए हमने क्या है, उस समय पर क्या है, पानी पीते रहना है। देखिए, जब कभी भी उल्टी या दस्त हो तो उस समय थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। और पानी में क्या करना चाहिए, शक्कर और नमक भी क्या है, मिला लेना चाहिए। तो उस शक्कर और नमक के बारे में बताऊंगा। आजकल तो वैसे चल गया है, ठीक है, शक्कर और नमक की मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसको ओ आर एस बोलते हैं कि ORS मिला लो, वो मिला लेते हैं हम। पर इसका ये देसी नुस्खा है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, 1 गिलास पानी, पीने का पानी उबाल कर ठंडा करो। इसमें 1 छोटा चम्मच शक्कर घोलो, ठीक है, 1 छोटा चम्मच शक्कर घोल लीजिए और चुटकी भर नमक डाल लीजिए। इस घोल को चक्कर देखो, इसका स्वाद हमारे आंसुओं से ज़्यादा नमकीन न हो। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो हमारे आंसू होते हैं उनका जो स्वाद होता है वह कैसा होता है, नमकीन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को पहचानना है, हमारे आंसू का स्वाद भी नमकीन होता है, ठीक है। तो जो हमारे दस्त हो जाते हैं उस समय हमने किस प्रकार का घोल मिला लेना है, चीनी और नमक का क्या है, घोल मिला लेना है और वह पीने लेना है, जिससे क्या है, हमारे जो अंदर पानी की कमी हुई थी वो कमी क्या है, दूर हो जाएगी, ठीक है। एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी आता था। पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से वहां पर क्या है, सूखा पड़ा हुआ था, ठीक है। तो सूखा पड़ा हुआ था तो वहां पर एक पंचायत थी बच्चों की, और उस पंचायत का नाम क्या था, बीमा संघ। तो बीमा संघ ने क्या है, वहां पर पानी के लिए क्या है, अपने राय दी थी। तो आपसे ये क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है, ये कहाँ की बात है, कर्नाटक की बात है। और कर्नाटक में बच्चों ने जो राय दी थी पानी से रिलेटेड, उन बच्चों की पंचायत का नाम क्या था, बीमा संघ था, ठीक है। तो उन्होंने उस पानी के बारे में बताया था, टंकी के बारे में बताया था कि हम उस पानी को टंकी के अंतर्गत इकट्ठा कर सकते हैं, समझे। और उस पानी को इकट्ठा कर कर हम बाद में क्या है, बारिश का जो पानी आता है उसको बाद में हम क्या है, यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यही थी, ये किसके द्वारा दी गई थी, छोटे बच्चों द्वारा दी गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं पेड़ के बारे में। देखिए, ये पेड़ दिख रहे होंगे और इस पेड़ में से देखिए इन पत्तियों से ना, देखो ध्यान से देखो, ये लटकी हुई दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। तो इन सभी के बारे में बताऊंगा मैं आपसे, ये लटकी हुई क्या है। देखिए ध्यान से, अब्दुल एक बगीचे में गया और उसने देखा अब्बू अब्बू आज मटर की क्यारियों में से सूखे पत्ते और जंगली घास निकालकर एक जगह पर जमा कर रहा था। अब्दुल भी पास की एक क्यारी में से घास खींचने लगा। सबसे पहले हम क्या है, घास की बात कर रहा हूँ। अब्दुल ने क्या किया, घास खींचने लगा और वह घास के पौधे को आसानी से नहीं खींच पाया। जो घास का पौधा था उसको उसने क्या किया, आसान तरीके से नहीं निकला भाई उससे, ठीक है, आसान तरीके से नहीं निकला। तो क्या हुआ फिर, तो 2-3 घास के पौधे खींचते ही उसके हाथ लाल हो गए। खींचने के चक्कर में बेल के सहारे से जो डंडी लगी हुई थी मटर की वो तो गिर गई, ठीक है। अबू ने कहा, तुम घास के पौधे को क्यों खींच रहे हो, घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, घास की जड़ें मजबूत होती हैं, नरम होती हैं। तो घास की जड़ें क्या होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं। दूसरा क्वेश्चन आगे आएगा कि जितनी घास ऊपर होता है उससे ज़्यादा, चलो आगे उसमें बताऊंगा। देखिए, तुमने इन्हें खोद कर निकालना पड़ेगा। अब्दुल ने खुरपी से घास के पौधे को उखाड़ना चाहा पर मुश्किल था। उसने देखा कि घास का पौधा जितना बड़ा जमीन के ऊपर था, जितना घास का पौधा, मान लीजिए ये हमारी जमीन है, तो घास का पौधा मान लीजिए जमीन से इतनी ऊपर था, तो उससे कहीं ज्यादा तो जमीन के नीचे फैला हुआ था, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है घास का पौधा कितना जमीन के अंतर्गत होता है, तो जितना जमीन से ऊपर होता है ना उससे ज्यादा ही क्या है, जमीन के नीचे पाया जाता है। इसलिए घास की तरह क्या होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है, घास को पाड़ना, ठीक है, मुश्किल होता है। तो जितना ऊपर होता है उससे ज्यादा जमीन में घास पाया जाता है, ठीक है भाई, घास का पौधा होता है। तो यहाँ से इस घास के बारे में मैंने बताया, तो घास के बारे में पूछ सकता है आपसे, ठीक है।
तो यहाँ पे ये भी आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, अब बात करते हैं बरगद के पेड़ की, जो मैंने सबसे शुरुआत की। देखिए, बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूलते हैं, असल में इसकी जड़ें हैं। जो बरगद का पेड़ होता है, किसी बच्चे ने देखा होगा तो वो उसमें ना रस्सी टाइप सी लटकी रहती है। वो क्या होती है? वो टहनियाँ नहीं होती। काफ़ी बच्चों को ये रहेगा कहीं टहनी होती हैं। टहनी नहीं होती, वे जड़ें होती हैं। वे टहनियों से निकलती हैं। अब बात आती है जो जड़ हैं वो किन से निकलती है? जो टहनी होती है। देखिए यहाँ पे मैंने दिखा था, ये कि ये बरगद का पेड़ है, ये झूल रहे, ये झूल रहे, ये झूल रहे, ये झूल रहे। ये टहनियाँ नहीं है, ये जड़ें हैं। और ये जड़ें कहाँ से निकलती हैं? जो बरगद के पेड़ की क्या है, टहनी होती है ना, इनसे ही क्या है, ये जड़ें निकलती हैं। समझे? तो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, ये क्या मैंने बता दिया ना, ये टहनियाँ नहीं, ये बढ़ते बढ़ते, और ये क्या करती हैं, जो ये जड़ें, ये बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं और ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। ये इतनी बढ़ जाती हैं कि ये जमीन में चली जाएंगी और इतनी मजबूत होती हैं कि एक प्रकार से उस पेड़ को खंभे की तरह सहारा दे ही रहती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की क्या है, जड़ें होती हैं। ठीक है, जमीन के अंदर भी होती है और इन टहनियों से भी निकलती हैं। अब बात करते हैं पेड़ काटने के खिलाफ कानून। पेड़ काटने के खिलाफ कानून। सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना लंबा, कहने का मतलब क्या है, आप कभी भी देखिए, मैं बता देता हूँ, आप कभी भी कोई भी सड़क बना रहे हो, मान लीजिए कोई भी सड़क बना रहे हो, तो कानून ये बना हुआ है, मान लीजिए इस सड़क के यहाँ पेड़ है, आपको इस पेड़ को कट करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से। अगर सरकार इस पेड़ को कट करने की परमिशन देती है तो आप कट कर पाओगे, अन्यथा आप इस पेड़ को नहीं कट कर सकते। तो ये कानून क्या हमने बनाए हुए हैं, समझे? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो मैंने बरगद के पेड़ के बारे में बताया। अब बात करते हैं, अब एक ऑस्ट्रेलिया में पेड़ है। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ है, इसके बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है। इस पेड़ का नाम क्या है? रेगिस्तानी ओक है। इस पेड़ का नाम क्या है? रेगिस्तानी ओक है। और जो इसकी ऊंचाई है ना, जितनी तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है। तो कई बार पूछ सकता है कौन से पेड़ की ऊंचाई जो आपकी क्लास है उसकी दीवार जितनी होती है, तो रेगिस्तानी ओक की होती है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं इस पर। इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहरी होती होंगी, सोचो। यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं। कहने का मतलब क्या है, लगभग 30 पेड़ जितनी क्या है, इनकी जड़ों की गहराई होती है। इनकी जड़ों की, इस पेड़ की जड़ की जो जड़ होती है ना, इतनी गहरी होती है। और इस पेड़ की एक और खास बात है, जो तना होता है वहां से पानी निकाल सकते हैं। देखिए आगे बताऊंगा। इस पेड़ की जड़ें जमीन में लगभग 30 पेड़ लगा दिए जाएं तो इतनी गहरी होती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंचना है। वे जड़ तब तक नीचे तक जाती रहती है जब तक उनको पानी ना मिल जाए या पानी तक नहीं पहुंचाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। जो पानी होता है वो पेड़ का जो तना होता है उसमें जमा रहता है। और जो उस इलाके में रहने वाले लोग हैं ना, ये बात जानते हैं, जब कभी भी इस इलाके में पानी नहीं होता या उनको आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल देते हैं और पानी निकाल लेते हैं। समझ में आया? देखिए, सबसे पहली बात तो, एक रेगिस्तानी ओक पेड़ है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसकी हाइट लगभग जो हमारी दीवार होती है उस जितनी होती है। इसकी जड़ें जमीन में तब तक जाती रहती हैं जब तक क्या है, पानी ना मिल जाए। जब तक पानी ना मिल जाए। और वहाँ के लोग क्या करते हैं, जब उनको पानी की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें पाइप डाल लेंगे और वहाँ से क्या है, पाइप से क्या है, पानी निकाल लेंगे अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो। समझ में आया? तो इस प्रकार से भी कार्य करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये मैंने कुछ कांटे लगा रखे हैं जो आपके काम के नहीं है, वो मैंने बताना नहीं। देखिए, ये है बिहू का त्यौहार। अब कुछ त्योहारों के बारे में बताऊंगा। बिहू का त्यौहार आपसे काफ़ी बार अक्सर पूछा जाता है कि बिहू का त्यौहार में क्या क्या होता है। ये तो पता ही होगा बिहू का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, असम के अंतर्गत मनाया जाता है। पर मैं इसके बारे में बताऊंगा, इसको हम मनाते क्या हैं, इसमें किस किस चीज़ का यूज करते हैं। देखिए, सोनमोनी जल्दी कोई नाम लड़की का नाम है, वह जल्दी से उठी, बागी, तनवीर, फातिमा और मजानी के पास, ये 3 है। आज बिहू का त्यौहार है। ठीक है, आज क्या करेंगे बिहू के त्यौहार वाले दिन, ध्यान से सुनना। चावल की नई फसल कटी है ना,
तो चावल की जब कभी भी नई फसल काटी जाती है तो उसके उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बिहू त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बताने लग रहा हूँ। तो चावल की फसल कटने के बाद त्योहार मनाया जाता है, बिहू का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए वे बातें करती हैं कि बांस से बेला घर बनाने लगी। तो बिहू के त्योहार में क्या बनाया जाता है? एक तो जो बांस होता है उससे बेला घर बनाया जाता है। ठीक है, तो सब मिलकर क्या है, इस बिहू त्योहार की तैयारी करते हैं। अब देखिए ध्यान से, देखिए सोनमणि कहती है कि जल्दी करो, रात के भोजन से पहले घास और बांस से बेला घर बनाकर तैयार करना है। तो हम इस त्योहार में क्या बनाते हैं? बेला घर बनाते हैं। ये किससे बनाते हैं? घास और बांस से बनाते हैं। समझे? तनवीर कहता है आज तो पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे। और उरका जो पहले है उसको, उरका जो पहली आती है आगे चल के बताऊंगा उरका के बारे में। तो दूसरा, इस त्योहार को क्या होता है, जो भी गांव के लोग होते हैं या जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो एक साथ खाना मिलकर क्या है, खाते हैं। समझे? ठीक है, अब देखिए सभी परिवारों ने पैसा मिलाकर बोरा चावल मछली सब्जी आदि का इंतजाम किया है, जो अपना खाना है उसकी तैयारी की है। समझे? तो इस प्रकार से ये और सुन लीजिए, बोरा चावल भिगो दिया है पीठा बनाने के लिए। पीठा भी बनाया जाता है, वो किसका बनाया जाता है? बोरा चावल को से भिगो कर बनाया जाता है। पूरा गांव काम में लगा हुआ है, कुछ खाना पका रहे या कुछ शकरकंदी भून रही, वो भी क्या है, इसमें बनाई जाती है। अब देखिए माघ बिहू। माघ बिहू जो है 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है, जो असमिया कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने की प्रथमा और द्वितीया तिथि को क्या है, मनाया जाता है। पहले दिन को उरका कहते हैं, पहले दिन को उरका कहते हैं। और इस दिन अस्थाई शेड, जिसको छप्पर बोलते हैं, बनाते हैं, जिसे बेलागर कहते हैं। ठीक है, और सामूहिक भोज का क्या है, आयोजन किया जाता है। सामूहिक भोज समझते हो, सब मिलकर खाना खाते हैं। बोरा जो है असम में खाए जाने वाले चावलों की क्या है, एक किस्म है, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं और बच्चों को क्या है, नक्शे में हमने बताना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने बताया। तो रात के खाने में चेवा चावल भी मिलाएंगे, चेवा चावल का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो व्यू है उसमें कितनी चीज़ों का प्रयोग किया। देखिए ये मेन जी है, तो इसमें हम क्या है, मेन जी का भी प्रयोग करते हैं। या इस प्रकार से देखिए बेलागर बनकर तैयार हो गया। अब ये सहेलियां भागी तैयार होने के लिए, थोड़ी देर के लिए गांव सब लोग भी आ गए। ज़्यादातर औरतों ने पाट और मूंगा की मखेला चादर चादर पहनी हुई थी। तो इस दिन ज़्यादातर औरत क्या पहनती हैं, तो मैंने बताया पाट और मूंगा की मेखला चादर क्या है, पहनते हैं। ठीक है, और बेला घर के पास पहुंच गई। तो मैंने बता दिया था बेला घर ऊपर। और ये भोजन किस चीज़ में खाते हैं, केले के पत्तों पर। देखिए उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसा गया था। तो ये केले के पत्ते पर क्या है, खाना परोसते हैं। अब हम लोगों को सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठ कर क्या है, मेजी जलाना है और बेला घर भी। तो मेजी कौन सा है, ये है जो लकड़ी का बनाया हुआ था। तो ये सुबह उठ कर क्या है, अगले दिन जलाते हैं। और बेला घर भी क्या है, बनाते हैं। बेला घर मैंने बताया था ना, अस्थाई जो घर होता है वो होता है एक प्रकार से बेलागर। ठीक है, अब कुछ नृत्य के बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मिड डे मील। मिड डे मील आपको पता ही होगा क्या काम आता है। पहले क्या होता था कि भाई काफ़ी बच्चे जो थे वो भूखे चले जाते थे स्कूल में और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो इसलिए क्या है, मिड डे मील की शुरुआत की गई थी 1995 में। मिड डे मील की क्या है, शुरुआत हुई थी, जिसको हम दोपहर का भोजन बोलते हैं, मिड डे मील को। समझे? तो और सबसे ना मिड डे मील का खाना क्या है, अलग अलग बनता है। आप सभी को पता है, तैयार किया जाता है, हर हफ्ते का अलग अलग मिलता है। तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये मिड डे मील के बारे में मैंने बता दिया है। थोड़ा बहुत पढ़ना चाहो तो बता भी सकता हूँ। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक जो है मिड डे मील बच्चे को फ्री मिलता है। आपसे पूछ भी सकता है कौन सी कक्षा तक मिलता है, तो 1 से लेकर 8वीं तक आपको मिड डे मील फ्री मिलता है। ठीक है, अब देखिए कुछ हम जानते हैं गुरुद्वारे के बारे में। गुरुद्वारे के बारे में जानते हैं। देखिए हम भोजन के लिए गुरुद्वारे में भी जाते हैं, आप सभी ने देखा होगा। और गुरुद्वारे में जो भोजन खाते हो आप, उसको क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात तो लंगर बोलते हैं। और गुरुद्वारे में क्या है, हम जाने से पहले अपने सिर पर क्या है, कपड़ा
कपड़ा बांधते हैं। तो गुरुद्वारे में जाने से पहले हम क्या करते हैं, सिर पर कपड़ा बांधते हैं। यहाँ पर सब अपनी सेवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भाई कई प्रकार की, जैसे उड़द की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, ये बनाए जाते हैं और इनको हम लंगर बोलते हैं, ठीक है। तो सब अपनी सेवा देते हैं। यहाँ पे खाना मिलकर तैयार हो रहा है। ये गुरुद्वारा था, यहाँ पे बोला भी हुआ है, गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को क्या बोला जाता है, लंगर बोला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग देख रहे होगे गुरुद्वारे में, यहाँ पे खाना बन रहा है और सब अपनी सेवा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने गुरुद्वारों के बारे में भी पढ़ा। अब हम बात करते हैं, देखिए, खेल के बारे में। देखिए, शाम के 7 बजे हैं, प्रतिभा अपनी सहेली के घर से भागी भागी अपने घर जा रही है नुक्कड़ पर, और उसके भाई संदीप और संजय के दोस्तों के साथ। कहने का मतलब क्या है, इस स्टोरी में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि लड़की है और लड़के हैं। तो लड़की तो जल्दी जा रही है अपने घर पहुंचने के लिए कि घर के कहीं गुस्सा ना हो जाए कि मैं लेट हो गई हूँ। लड़के, उसके जो भाई हैं, वो आराम से आ रहे हैं, उनको घर लेट आने की कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ बोली गई है। प्रतिभा को यह बात ठीक नहीं लगती कि उसके लिए एक नया नियम है, क्योंकि लड़की को जल्दी आना उसके लिए नया नियम है और उसके भाई के लिए दूसरा नियम है। तो ये प्रतिभा को ठीक नहीं लगती, वो बोल रही है कि सबके लिए एक नियम होना चाहिए, ठीक है। ये है पोचमपल्ली। यहाँ से भी अंश इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पोचमपल्ली से भी। लगभग खत्म ही हो गया है, बस 5 मिनट का और रह गया है। देखिए, पोचमपल्ली मुक्तापुर गांव में रहने वाले वाणी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुनना। उनके अम्मा अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी है। किस प्रकार का काम होता है इसमें, बुनाई की जाती है, ठीक है, रंग बिरंगे धागों का। आगे बताऊंगा। पोचमपल्ली कहाँ पर पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है। देखिए, उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज़्यादातर परिवार क्या है, बुनकर, क्योंकि बुनाई का काम करते हैं, इसलिए इस बुनाई को ही क्या बोला जाता है, पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है, ठीक है, समझे। इन गांव के लोग बहुत पुराने समय से यह काम कर रहे हैं। अब देखिए पोचमपल्ली के बारे में। देखिए, पोचमपल्ली, देखिए, इनमें पोचमपल्ली कारीगरी की तरह बहुत सारे हुनर होते हैं। इसी तरह के अन्य पारंपरिक व्यवसाय जैसे कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना। इत्र मैंने बताया था ना कहाँ बनता है, इत्र मैंने बताया था, ध्यान से याद करिए, किसका बनता है, फूलों से बनता है, इन सभी के बताइए। ये देखिए पोचमपल्ली की बारी है। पोचमपल्ली जो बुनकर होते हैं वो कर रहे हैं। पहले क्या करेंगे, ये धागे लेके आएंगे, धागे को फिर क्या है, साफ करेंगे पानी से, पानी से धागों को साफ करके फिर रंग में डिबोएंगे, फिर ये जो चरखा है इस पर इसको काटेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, ये कलर भी देख रहे होंगे यहाँ पे, ये कलर भी मिलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से पोचमपल्ली की साड़ियों का तैयार किया जाता है। देखिए, ध्यान से पूरा बताऊंगा। देखिए, धागे से लेकर कपड़े तक कैसे बना जाता है। देखिए, पोचमपल्ली से धागे की लड़ियाँ लाते हैं, लड़ियों को उबलते पानी में डाल देते हैं हम। ध्यान से सुनना, पहले हम पोचमपल्ली से धागे की लड़ियाँ ले आए, पहले हम धागे लेकर आए और उन धागे की लड़ियों को क्या करेंगे, जो उबलता हुआ पानी है उसमें डाल देंगे। क्यों डाल देंगे, क्योंकि जो गंदगी थी या दाग धब्बे थे उनको धोने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए। फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं और फिर सुखाकर उनकी गट्ठी बना लेते हैं और धागे की गट्ठी क्या करते हैं, करगे पर क्या है, लपेटी जाती हैं। देखिए, सबसे फिर क्या है, करगा, ये रहा, ये मैंने दिखाया था, ये फिर इस पर क्या है, ये लपेटी जाती हैं एक प्रकार से। कहाँ गया, फिर क्या है, लपेटी जाती हैं और फिर इनसे क्या है, कपड़े बुने जाते हैं। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। तो रेशमी धागे से क्या है, किस किस काम यूज करते हैं, साड़ी बनाने में, सूट बनाने में। सूती धागे से क्या करते हैं, साड़ी और कपड़े के जो थान और चादर बनाई जाती हैं वो सूती से बनाई जाती हैं। करगे में कई सुइयाँ होती हैं, आपसे पूछ सकते हैं, करगे में हमको कई सुइयाँ होती है, ठीक है, और डिजाइन के हिसाब से हमने सुइयों के नंबर घटाने और बढ़ाने पड़ते हैं। कारीगरी चमकदार रंगों की बहुत सी सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर किया गया है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा पोचमपल्ली में क्या बनाया जाता है या क्या नहीं बनाया जाता। अलग अलग जगह, जैसे पोचमपल्ली क्या है, बुनकर या बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये साड़ी वगैरह बनाते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग जगह, कई जगह अलग नाम से प्रसिद्ध है, जैसे कि
कुल्लू की शॉल प्रसिद्ध है, कुल्लू में ठंड पड़ती है तो इसलिए वहाँ की शॉल प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग मैंने बताया, उसमें किस किस का यूज होता है, मधुबनी पेंटिंग से प्रसिद्ध है, ठीक है। और भाई असम की क्या है, सिल्क प्रसिद्ध है। कश्मीरी क्या है, कढ़ाई प्रसिद्ध है। तो ये अलग अलग नामों से क्या है, अलग अलग चीज़ें क्या है, प्रसिद्ध है। अब देखिए जो मलयालम भाषा है, सॉरी मलयालम में चिटप्पन को क्या बोला जाता है, चिटप्पन किसको बोला जाता है मलयालम में, पिता का जो छोटा भाई होता है ना, पिता का छोटा भाई, उसको चिटप्पन बोला जाता है मलयालम भाषा में। और जो कुंजमा होता है ये किसको बोला जाता है, पिता के छोटे भाई की पत्नी को। जो कुंजमा है वह जो पिता का जो छोटा भाई होता है उसकी पत्नी को क्या बोला जाता है, कुंजमा, मतलब कि चाची, ठीक है। तो ये मलयालम भाषा में उसको बोलते हैं, ठीक है भाई, समझे। अब देखिए इसी स्टोरी में यही था, चिटप्पन ने कहा, चिटप्पन किसको बोला जाता है बता दिया ना मैंने, चिटप्पन किसको बोला जाता है, पिता का जो छोटा भाई होता है चिटप्पन बोला जाता है। अब देखिए ये हम बात कर रहे हैं अबू धाबी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक प्रकार से देखिए अबू धाबी में ये किस प्रकार के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो देखिए अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं। तो आपसे पूछ सकता है अबू धाबी में किस प्रकार के पेड़ देखने को मिलते हैं, हमको खजूर के पेड़ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्या है, इन जमीन में पानी नहीं मिलता, यहाँ पर जमीन में क्या मिलता है, तेल मिलता है और रेती रेत होता है, ठीक है। जमीन में क्या मिलता है, तेल मिलता है और रेती। देखिए सबसे मिलने के लिए ये कुंजम्मा मैंने बताया था, चाची जिसको बोलते हैं, सभी के लिए तोहफे लाई थी और खजूर भी मीठे मीठे और स्वादिष्ट। शशि ने मालूम है अबू धाबी में चलने वाले नोट और सिक्के को भी दिखाए। शांत्य ने बताया कि वहाँ अलग अलग तरह के रुपये होते हैं जिन्हें दिरहम कहते हैं। अबू धाबी में पैसे को क्या बोला जाता है, दिरहम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दिरहम बोला जाता है, समझे, क्लियर। अब देखिए अबू धाबी में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो गर्मी ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, ढीले ढाले सूती कपड़े पहने जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर के लोग क्या करते हैं, ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। देखिए इस प्रकार के, तो गर्मी ज़्यादा होने के कारण ये क्या लोग इस प्रकार के ढीले ढीले कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं। इससे क्या होता है, तेज़ धूप से क्या वे बचे रहते हैं, ठीक है। ये तस्वीर में भी आपने देख लिया। अबू धाबी में एक तो किस प्रकार के पेड़ मिलते हैं, खजूर के पेड़ हमको देखने को मिलते हैं। वहाँ पर ज़मीन में पानी की जगह क्या मिलता है, तेल मिलता है। वहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, दिरहम है, ऊपर मैंने बताया। वहाँ के लोग अपने ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, धूप से बचे रहें, ठीक है, इसलिए वो अपने शरीर को ढके रहते हैं, समझे। तो ये इस प्रकार से अबू धाबी के बारे में भी हमने जान लिया है। अब ये कुछ चटपटी पहेलियाँ हैं। ये भाई मिर्च के बारे में बताई गई है, कूटी जाती हूँ पीसी जाती हूँ, ठीक है, ये पहेलियों के बारे में बताया गया है। अब ये हल्दी के बारे में बताया गया है कि हल्दी क्या होती है, अगर आपको चोट लग जाती है ना, हल्दी आपको क्या है वहाँ पर भी काम आती है, चोट लगने पर ठीक करती है। तो चोट के समय हम किसका प्रयोग करते हैं, हल्दी का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ये पहेलियाँ थी, तो पहेलियों की ज़रूरत नहीं थी। देखिए अब देखिए मैं केरल में रहता हूँ, मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है। आपसे पूछा जाएगा जो मसाले उगाए जाते हैं वे कहाँ पर होते हैं, केरल में होते हैं। तो इसलिए घरों के बीच में भी मसाले मिल जाते हैं या मसालों का भी बगीचा मिल जाता है आपको, कहाँ पर, केरल में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। केरल में ये एक लड़की है, फौजी वहीदा है, इसके बारे में जानेंगे। फौजी वहीदा के बारे में हम जानते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखिए ये क्या है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म है। क्या है ये, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म है। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जहाज पर क्या है, काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। देखिए ऐसे तो कुछ तो काम करती हैं, इसकी कुछ खास बात होगी जो पुस्तक में लिखा है। हाँ इसकी क्या खास बात है, यह फर्स्ट महिला है, यह पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली है, ठीक है। पहली महिला ऐसी है जिसने जो परेड हुई थी ना, जो परेड होती है उसकी पूरी कमान संभाली है। परेड के बारे में बताऊंगा, कितने दिन परेड होती है, कितने उसमें बोला जाता है, कितनी बार उसमें क्या क्या चीज़ें बोली जाती हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसने कुछ क्वेश्चन करे हैं उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए
मैं थन्ना मंडी नाम से बहुत छोटे गांव से हूँ और यह गांव जम्मू कश्मीर में है। यह जम्मू कश्मीर की राजौरी ज़िले की क्या है, रहने वाली है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता चल गया, ठीक है। और जो इसकी ट्रेनिंग हुई थी, यह कितने महीने की हुई थी? 6 महीने की क्या है, इसकी ट्रेनिंग हुई थी, ठीक है। नौसेना में तो समुद्री जहाज पर क्या है, इसको रहना पड़ता था, समझ गए। तो 6 महीने की क्या है, इसकी ट्रेनिंग हमने देखने को मिली। क्लियर। अब देखिए आगे। देखिए, मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाई ही नहीं देते, वे दरअसल मेडिकल अधिकार होते हैं। अब जो आता है क्वेश्चन यहाँ से आता है, जहाज 3-4 महीने के लिए समुद्र में जाता है, ठीक है। तब क्या है, इसी का जिम्मा होता है उनकी तबीयत ठीक रखने का, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कितने महीने के लिए समुद्र में जाता है? लगभग 3-4 महीने के लिए समुद्र में जहाज जाता है। देखिए यहाँ पर ये परेड करवा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने परेड संभाली हुई है। तो इस परेड के बारे में बताऊंगा कि इस परेड में क्या होता है, ठीक है। और कितनी बार इसको क्या क्या चीज़ें इसको बोलनी पड़ी और कितनी बार इसने प्रैक्टिस करनी पड़ी। देखिए, नौसेना के हर जहाज पर एक फर्स्ट एड दी जाती है और जहाज पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। एक तो डॉक्टर होगा एक जहाज पर और उसके नीचे 2 या 3 क्या है, सहायक होंगे, ठीक है, समझे। अब देखिए, आप देखिए 3 साल तक मेरी परेड देखने के बाद मेरे अधिकारियों ने मुझसे यह मौका दिया। मुझे लगा कि मेरे अधिकारियों ने मुझे चुना है, मुझे विश्वास दिखाया गया, इसलिए मैं बहुत क्या है, इसने पहले अभ्यास किया परेड को संभालने का। देखिए, जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। आपसे पूछ सकता है कि जब परेड की जाती है तो उसके पीछे कितनी टुकड़ियाँ चलती हैं? उसके पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे आप, इसके अंतर्गत। तो इसमें भी आप देख लेना, इसमें कितनी टुकड़ियाँ चल रही हैं। तो 4 टुकड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो जब परेड होगी तो इसमें 4 टुकड़ियाँ आपको क्या है, देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखिए, 4 टुकड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं और पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश का मतलब क्या होता है? बाएं मुड़, दाएं मुड़, पीछे मुड़। तो इस प्रकार से जो निर्देश होते हैं, तो एक पूरी में कितने बोलने पड़ते हैं? तो 36 निर्देश इसको क्या है, देने पड़ते हैं भाई, ठीक है। और तो इसके पीछे 4 टुकड़ियाँ वैसे चलती हैं। तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं और एक भी भूल जाओगे तो आपकी परेड का क्या है, गड़बड़ आ जाएगी। तो इसलिए इसने इसको पूरा 1 महीना लगा, सुबह शाम अभ्यास किया इस परेड को याद करने में। तो फिर पूछा गया कि जो आपका नाम है प्रिज्म, इसका मतलब क्या है? देखिए, कई बार पूछ सकता है, इसलिए मैं प्रिज्म के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग का दिखता है। आप सभी को पता है आसमान में 7 रंग का प्रिज्म दिखाई देता है। उसके नाम का मतलब प्रिज्म का क्या है, इसने मीनिंग बताया है, समझे। अब क्या है, ये भी आप सभी को पता होगा, हमारे यहाँ 3 सेनाएं बटी हुई हैं या 3 चीज़ों में सेना को बांटा हुआ है। नौ सेना को, थल सेना को, वायु सेना को, ठीक है, ठीक है भाई, समझ गए। तो ये हमारी 3 भागों में बटी हुई है। तो इस प्रकार से अब बात करते हैं कोशिश हुई कामयाब की। ये एक लड़की है, ठीक है। ये लड़की क्या है, अपाहिज है, पर ये स्कूल जाना चाहती है। तो स्कूल जाने के लिए इसको उबड़ खाबड़ है, नदी से पार करना पड़ेगा। इसके पापा इसको स्कूल भेज नहीं सकते। तो जो स्कूल के टीचर या वो थे, उन्होंने मिलकर क्या किया, तो इस लड़की के लिए क्या है, रास्ता बना दिया। मतलब कि जो उबड़ खाबड़ था उसको रास्ता बना दिया और इसके पापा ने उसके लाकर क्या है, व्हील चेयर लाकर दे दी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको भी देख सकते हो। और फिर उन्होंने स्कूल के लिए रास्ता बना दिया और ये अब स्कूल में अच्छी प्रकार से चली जाती है। तो ये तो वैसे ही था। तो इस प्रकार से जो फोर्थ, वैसे तो पेज इसमें लगभग भाई 250 के करीब पेज थे, 250 के करीब पेज थे। तो जो इम्पोर्टेंट बनते थे, जो आपके बताने के लायक थे, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो आप देख लीजिए। तो 4th क्लास की जो NCERT की EVS थी वो हमने पूरी करवा दी है। इसी प्रकार 5th क्लास की करवा दूंगा, 3rd क्लास की करवा दूंगा। फिर भी किसी बच्चे को हमने EVS के प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं। किसी बच्चे ने नोट्स चाहिए तो हमारा ये नंबर है 80 599 82 754। व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप नोट्स ले सकते हैं। EVS के 200 रुपये में नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो थैंक स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।